स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. Yeah, it's recording. So welcome to Study IQ. So we'll go to the next chapter now. इसको यार इस हफ्ते में मैं ख़त्म कर लेता हूँ अभी, ठीक है। So बहुत सारे मैसेजेस तो ऑब्वियसली पहले भी आ चुके हैं इसके ऊपर. Since I have promised to lots of candidate that I'll take care of it, I'll just finish it up. तो इसको जो है ख़त्म कर लेते हैं. Just give me a minute. Yes, so let's start then. This is basically the chapter 12 and this chapter 12 deals with entire Mughals का early period, that is in between मुगल से लेके शेर शाह सूर के बीच में, that is बाबर के बाद फिर हुमायूं एंड हुमायूं के बाद फिर शेर शाह सूर एंड सूर इंटररेग्नम वाला जो पीरियड है उसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में यूजुअली ये पूरा का पूरा चैप्टर डील करता है. एज फार एज पॉलिटिकल एस्पेक्ट इज कंसर्न देन यूपीएससी यहाँ से ज़्यादा कोई सवाल एज सच नहीं पूछता है. यूपीएससी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूपीएससी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. बट यहाँ पे थोड़े पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ मुगल एग्जैक्टली कॉन्कर्ड आवर कंट्री. तो लेट्स गो इन दिस चैप्टर. तो बाय एंड लार्ज आपको तो पता ही है कि यू विल गेट द पीपीटी एज वेल एज क्रक्स मटेरियल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टा टेलीग्राम चैनल ऑफ आस and Insta channel पे if you are having any kind of the doubt then you can reach out to me. So let's move एक एक करके फिर चालू कर लेते हैं. Now सबसे पहले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. Now बाबर is considered as a founder of the Mughal dynasty in India. बाबर जो है he actually belong to the Uzbekistan. That's why he was always called as Uzbek. मुगल जो है उनका origin जो हमेशा उज़्बेक है, जबकि सुल्तान जो है इस सुल्तान का जो origin जो है it is more or less we can consider Turks या फिर अफगान. इसमें जो लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी इट वाज अफगान ओरिजिन हमने देखा था. रेस्ट ऑफ द डायनेस्टीज जो वो टर्क्स ओरिजिन की थी. खलजी भी बाय एंड लार्ज अफगानी ही थे बट उनकी जो एंसेस्ट्री है वो टर्कमेनिस्तान से हमेशा क्लेम की जाती है. बट खलजीज आर कॉन्ट्रोवर्शियल कि वेदर यू कैन पुट देम इन द टर्क्स या फिर अफगान. बट थे तो अफगान बट एंसेस्ट्री कौन सी थी? टर्कमेनिस्तान की थी, टर्क की थी. दैट्स वाई फिर खलजीज को हम लोग टर्क्स कंसिडर करते हैं. बट इन एनी केस अल्टीमेटली बाबर वॉज उज़्बेक पर्सन. तो इसका थोड़ा सा अर्ली लाइफ जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. टॉकिंग ऑफ द अर्ली लाइफ देन बाबर जो है ऑब्वियसली ही वॉज द टिमुरिड प्रिंसेस एंड फिर इसकी जो क्लेम है एंसेस्ट्री का क्लेम वो हमेशा चंगेज़ खान के साथ भी किया जाता है. चंगेज़ खान जो है ही वॉज बेसिकली दी मंगोल रूलर. हमने देखा था कि समवेयर अराउंड इल्तुतमिश रेन ही हैड कॉन्क्वर्ड एरिया ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल एशिया ऑनवर्ड जब उसने कॉन्क्वेस्ट किया then obviously local level पे lots of Mongol intermingling was there and that's why later on बहुत सारे सेंट्रल एशिया के रूलर ने अपनी जो लीनियज है वो मंगोल से ट्रेस की है. एंड बाबर का भी वही कहना था कि मॉम के साइड से वो मंगोलियन था एंड फादर के साइड से ही वॉज टिमुरिड इन ओरिजिन, दैट इज़ तिमूर था. तो ये जो बेसिकली वी कैन क्लियरली सी कि जो ये लीनियज था तिमूर का एंड देयर आफ्टर फिर चंगेज़ खान का, दैट वॉज द क्लेम on the throne or that was basically the legitimacy that was taken by Babur in order to proclaim himself as a king of the Uzbekistan once upon a time. But उज़्बेकिस्तान में ज़्यादा कुछ चला नहीं. उज़्बेकिस्तान में जब ये बंदा था बाबर था in early 16th century then there was obviously conflict that was going on in between Iran and Uzbekistan. एंड ये ईरान उज़्बेकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में बाबर could never establish on his hold on समरकंद. समरकंद उज़्बेकिस्तान में ही आता है एंड समरकंद वाले एरिया में बाबर could never establish his hold and that's why by 1504 he moved to Kabul and Kabul जो है वहाँ पे उसने ultimately अपना बेस बना लिया. You can clearly imagine Kabul में he came in 1504 but at that time India was ruled by Sikandar Lodi. Sikandar Lodi died in 1507 and Sikandar Lodi was a strong Lodi king. Sikandar Lodi जो है उसके बारे में हमने देखा भी था कि he had undertaken multiple endeavors in order to consolidate his empire, जिसमें सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी या फिर इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी की प्रिंसिपल जो है इट वाज हार्क बैक अपॉन. इट वाज लेटर ऑन अंडर हिज सन एंड सक्सेसर इब्राहिम लोदी जो लिबरल एलिमेंट जो है वो सल्तनत में आए एंड उसका कहीं ना कहीं पे तो इब्राहिम लोदी को लॉस ही हुआ. बट 1500 ऑनवर्ड बाबर हैड दैट ड्रीम कि अल्टीमेटली इंडिया को कभी ना कभी तो कैप्चर करना है. इंडिया को कैप्चर करने के दो प्राइमरी रीज़न माने जाते हैं कि सबसे पहले इंडिया इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेस. अफगानिस्तान वाला एरिया एरिड है, देर आर नॉट मच रिसोर्सेज अवेलेबल इन अफगानिस्तान एंड दैट्स वाई इंडिया वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज़ देयर. एंड सेकेंड जो है ये यही वाला कॉन्फ्लिक्ट है. बाबर वॉज ऑलवेज अफ्रेड कि इन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ईरान एंड उज़्बेकिस्तान
उसका जो काबुल का जो एरिया है वो उसके हाथ से चला जाएगा. सो इफ देयर इज अ लार्ज स्केल इन्वेजन बाय द उज़्बेक या फिर सफाविद डायनेस्टी ऑफ ईरान, देन बाबर विल हैव टू लीव दैट अफगानिस्तान वाला एरिया. एंड दैट्स व्हाई इंडिया वाज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन बाय द बाबर. तो इंडिया के रिसोर्सेस एंड सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से बाबर डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया. एंड अल्टीमेटली फिर ये इन्वेजन हुआ भी. ये इन्वेजन जो है उसके बारे में फिर इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन जो है बाबर ने अपने ओन ऑटोबायोग्राफी में भी देके रखी है. ये इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी देखी थी कि ये जो तुजुक ए बाबरी जो है, इट इज़ बेसिकली ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर हिमसेल्फ. ये जो उसने चागताई टर्किश लैंग्वेज में लिखी है. चागताई टर्किश जो है वो ओल्ड टर्किश लैंग्वेज मानी जाती है. एंड लेटर ऑन यही बुक का एक ट्रांसलेटेड वर्जन है बाबरनामा, जो बेसिकली पर्शियन बुक है. एंड फिर ये किसने लिखा था? अब्दुल रहीम खाने खानन. He had basically written this book during the time of the अकबर. तो अकबर के टाइम पे बाबरनामा जो है वो कन्वर्ट किया गया था. इट वॉज बेसिकली ट्रांसलेटेड बुक. तो ओरिजिनल बुक जो है जो बाबर ने खुद लिख के रखी है, उसके बारे में उसने इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा दे के रखी है. हाँ क्या? हाँ, तो उसके बारे में एक इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन जो है ये हम लोगों को मिली हुई है एज फार एज इन्वेजन इज कंसर्न. और जो मैंने अभी आपको दो रीज़न बताए, ये दोनों रीज़न भी कहीं ना कहीं तो तुजुक ए बाबरी में ही लिखे हुए हैं. बट इन एनी केस एज फार एज बाबर इज कंसर्न, देन बाबर का जो रूल रहा है इंडिया में, दैट इज फ्रॉम 1526 टू 1530. एंड इन बिटवीन दिस पीरियड ऑफ द टाइम बाबर जो है उसने इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट वॉरफेयर जो है वो खेले. सबसे पहला तो बैटल ऑफ पानीपत था जो 1526 में हुआ. फिर बैटल ऑफ खानवा था जो 1527 में हुआ. एंड बैटल ऑफ घाघरा था इन 1529. नाउ इन दिस बैटल सबसे पहले पानीपत वाला जो था, इसमें लोधी रूलर जो है वो हारे. बैटल ऑफ घाघरा जो है वो भी लोधी रूलर के अगेंस्ट ही था. इब्राहिम लोधी हारने के बाद उसका एक कजिन था, भाई था महमूद लोधी. ही वॉज वैंडरिंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया इन ऑर्डर टू गार्नर सपोर्ट अगेंस्ट बाबर. एंड दैट्स व्हाई बाबर ऑलवेज कंसिडर्ड दिस रिमेनिंग क्लैंस ऑफ द लोधी डायनेस्टी अ थ्रेट. तो उनको हराने के लिए फिर ये बैटल ऑफ घाघरा जो है बाबर ने खेला. एंड फिर घाघरा जो है वो उसमें लोधी जो है डिफीट हो गए. एक्चुअल बाबर नेवर वेंट टू दी घाघरा, इट वॉज हिज सन अस्कारी जो बैटल ऑफ घाघरा में गया था. अस्कारी ने फिर लोधी डायनेस्टी जो है, बचे कुचे लोग जो थे लोधी डायनेस्टी, उनको ख़त्म कर दिया. बैटल ऑफ खानवा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कंसिडरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द राजपूताना. 2 इंपॉर्टेंट बैटल जो बाबर ने इंडिया में खेले, एक तो खानवा था एंड खानवा के बाद एक बैटल ऑफ चंदेरी हुआ. तो ये दोनों बैटल में अल्टीमेटली पूरी राजपूत डायनेस्टी जो है इट केम अंडर द मुगल इन्फ्लुएंस फॉर द फर्स्ट टाइम. मेवाड़ और यू कैन से इंटायर बैटल ऑफ खानवा जहाँ पे हुआ था, इट वॉज एट दैट टाइम रूल्ड बाय अ पावरफुल रूलर नोन एज राणा संघ, जिनका एक्चुअल नाम था राणा संग्राम सिंह, बट राणा संघ के नाम से थोड़े ज़्यादा जाने जाते हैं. तो राणा संघ जो है ही वॉज बेसिकली इन्वाइटिंग, और इट ऐसे एविडेंसेस हमको मिले हैं, ही हैड इन्वाइटेड बाबर टू अटैक इब्राहिम लोधी. राणा संघ का वही इंटेंशन था कि बाबर आएगा, लोधी को हराएगा, एंड देयर आफ्टर फिर रोड टिल दिल्ली विल बी ओपन फॉर राणा संघ. बट बाबर जैसे ही दिल्ली कैप्चर किया उसके बाद में ही नेवर वेंट बैक, ही स्टेड बैक इन इंडिया एंड दैट क्रिएटेड अनदर प्रॉब्लम फॉर राणा संघ. एंड अल्टीमेटली दोनों के बीच में बैटल हुए जिसमें राणा संघ हार गए एंड देयर आफ्टर बाबर जीत गया. तो राजपूताना वाला एरिया, देयर आफ्टर फिर दिल्ली वाला एरिया एंड देयर आफ्टर बंगाल वाला एरिया जो है वो सिक्योर करने का काम जो है बाबर ने किया. एंड दैट्स व्हाई बाबर इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. ये एक थियरी हमने देखी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सल्तनत कि इवन दो कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder of the Sultanate, why Iltutmish is always considered as a real founder. बट बाबर के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज बाबर जिसने इलेबोरेट लेवल का पॉलिटिकल सिस्टम जो है मुगलों के लिए बना के रखा. वह सबसे पहले बाबर के अंदर ही या फिर बाबर के पास काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस थी. ही हिमसेल्फ वॉज द रूलर ऑफ द काबुल एंड काबुल से इंडिया में आए थे. एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी कि बाबर हैड कैप्चर्ड दिस एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया और ही हैड सिक्योर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपको ये बताया भी था कि वेन एवर यू आर अ रूलर ऑफ दिल्ली, देन दिल्ली को सबसे ज़्यादा थ्रेट किसका होता है? राजपूताना, गुजरात एंड देयर आफ्टर बंगाल. ये 3 इंपॉर्टेंट थ्रेट में राजपूताना का थ्रेट एंड बंगाल का जो थ्रेट है इट वॉज सबड्यूड बाय बाबर एंड हैंस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वॉज क्रिएटेड बाय बाबर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन आवर कंट्री. एंड यही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर लेटर ऑन
लेटर मुगल्स बिल्ट अपॉन। हुमायूं ने तो इलेबोरेटली बिल्ड किया था, अनफॉर्चुनेटली फॉर हुमायूं ये यही गुजरात एंड बंगाल के चक्कर में ये हार गया, पूरी की पूरी सल्तनत ही हार गया, एंड ही हैड टू रन अवे टू ईरान। बट लेटर ऑन हुमायूं केम बैक एंड ही रिकॉन्क्वर्ड द एंटायर नॉर्थर्न इंडिया इन अराउंड 1555। बट इन एनी केस अब ये सारा जो स्टोरी जो है ये हम लोगों को बाबर के तुज़ुक-ए-बाबरी में जो है मिलता है, एटलीस्ट हिज ओन वर्जन इनिशियल लेवल पे, कि उसने कैसे इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया एंड इसके पीछे के रीज़न क्या थे। सबसे पहले बाबर का इंपॉर्टेंट क्लेम तो वही था कि लेजिटिमेट राइट। नाउ इट वाज बाबर्स क्लेम कि ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया एक बार मेरे एंसेस्टर मतलब तिमूर ने जो है कैप्चर करके रखा था, एंड दैट्स व्हाई आई हैव अ लेजिटिमेट क्लेम ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली। तिमूर वी नो कि इसने 1398 में दिल्ली के ऊपर अटैक किया था, एंड हिज इन्वेजन अल्टीमेटली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। हमने देखा भी था कि जो सईद डायनेस्टी के फाउंडर थे, ही हिमसेल्फ वाज अ तिमूरिड मिलिट्री कमांडर और द सेंट्रल एशियन मिलिट्री कमांडर। तो तिमूर के इन्वेजन की वजह से बाबर हैड दैट लेजिटिमेट क्लेम कि भाई दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया मेरे एंसेस्टर्स ने कैप्चर करके रखा था, तो आई एम गोइंग टू रिकैप्चर इट अगेन। देयर आफ्टर फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि रिसोर्सेज काबुल में है ही नहीं, एंड एज अ किंग आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है। यही पैसा जो है बाबर को चाहिए था, एंड फिर ये पैसा आपको काबुल में नहीं मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, फर्टाइल गंगा यमुना डोब के अराउंड मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन व्हाई ही अटैक्ड इंडिया। एंड देयर आफ्टर थर्ड वन जो है इज बेसिकली प्लेस ऑफ रिफ्यूज। एज आई टोल्ड यू कि उज़्बेक हो सकते हैं या फिर सफावीद डायनेस्टी हो सकती है, इनके कॉन्फ्लिक्ट में अगर गलती से अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन हो गया, देन अफगानिस्तान के ऊपर अगर इन्वेजन हो गया, देन बाबर विल हैव टू टेक अ रेफ्यूज। ये रेफ्यूज आपको कहाँ पे मिलेगी? सो इंडिया वाज ऑलवेज अ सेफ हेवन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीज़न तो थे ही, उसके अलावा कुछ और रीज़न भी थे। ये और रीज़न जो है बेसिकली उसमें प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया मतलब 1504 ऑनवर्ड बाबर वॉज हार्बरिंग एम्बिशन ऑफ अटैकिंग इंडिया, बट समवेयर अराउंड 1520s ऑनवर्ड उसने पंजाब वाला जो एरिया है उसके ऊपर अटैक करना चालू किया। तो लोकल लेवल के कैंपेन जो है इसने किए थे, जैसे बेसिकली भीरा वाला एरिया, ये पंजाब पाकिस्तान में आता है आज के ज़माने में। जब 1519-20s के अराउंड जब यहाँ पे अटैक हुए तो यहाँ पे लोकल गवर्नर था दौलत खान। ये दौलत खान लोधी ही था, और इसी का बेसिकली दिस दौलत खान लोधी ही वॉज अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, उसका ये अंकल था। एंड इवन दौलत खान लोधी जो है ही वॉज नॉट हैप्पी विद इब्राहिम लोधी बिकॉज ऑफ हिज लिबरल पॉलिसीज। लोधी डायनेस्टी में हमने देखा था कि जो लिबरल पॉलिसीज इब्राहिम लोधीज ने बना के रखी थी, उसी के वजह से उसके एम्पायर में क्रैक्स जाने चालू हो गए थे। द ब्यूरोक्रेसी ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज नॉट हैप्पी विद इब्राहिम लोधी। बट इन एनी केस दौलत खान लोधी जो है उसके ऊपर बाबर ने अटैक किया। दौलत खान लोधी वॉज इजीली डिफीटेड, बट डिफीट करने के बाद जो निगोशिएशन चालू हुए उसमें दौलत खान लोधी हु फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोज द वीकनेसेस ऑफ दिल्ली और द दिल्ली सल्तनत और इब्राहिम लोधीज कोर्ट टू अकबर। एंड दौलत खान लोधी ने प्रॉमिस भी कर दिया दैट इफ बाबर अटैक्स इब्राहिम लोधी देन दौलत खान लोधी विल सपोर्ट बाबर, एंड दिस बिकेम द ट्रिगरिंग कॉज वी कैन से। जैसे ही इंडिया की तरफ से जो इन्वेजन के इन्विटेशन मिले, इसके अलावा बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक-ए-बाबरी में क्लेम भी करके रखा है, इट इज़ नॉट ओनली दौलत खान लोधी बट ऑल्सो राणा संघ, दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया है कि भाई जैसे ही हम लोग अटैक करेंगे दिल्ली के ऊपर, देन ये दोनों एंटिटीज़ जो है हमको हेल्प करेगी। लेटर ऑन हुआ क्या है दोनों का देखेंगे भी, बट एक लाइन में थोड़ा सा याद रखना है कि दौलत खान लोधी हो सकता है या फिर इवन दिस वन दैट इज़ राणा संघ, नन ऑफ देम केम टू हेल्प ऑफ द बाबर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत। एंड इसी तरह से बाबर का जो व्रैथ है वो दौलत खान लोधी पे भी चला गया, राणा संघ पे भी चला गया, दोनों के साथ बैटल हुए एंड दोनों को पकड़ के फिर मार दिया गया। बट इन एनी केस बैटल ऑफ पानीपत जो है अब ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी बोला जाता है इसको। टोटल 3 बैटल ऑफ पानीपत हुआ, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बेसिकली हुआ था अकबर वर्सेस सूर डायनेस्टी, जिसमें बेसिकली अकबर जो है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे इट वाज बैराम खान, एंड देयर आफ्टर सूर डायनेस्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इट वाज बेसिकली हेमू। तो बैटल वाज एक्चुअली फॉट बिटवीन बैराम खान एंड हेमू, बट हेमू एट दैट टाइम वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सूर डायनेस्टी, एंड इब्राहिम आदिल शाह नाम का रूलर था, उसके बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव थे, एंड देयर आफ्टर फिर अकबर के रिप्रेजेंटेटिव बैराम खान थे।
एंड फिर ये दोनों के बीच में जो है बैटल हुआ, दैट वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। एंड देयर आफ्टर ये हुआ था 1556 में ही। एंड देयर आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो हुआ था मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ये हुआ था 1761। देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो फॉर द मेंस कि व्हाई सो मेनी बैटल हैपेंड इन पानीपत। तो ऐसा कोई एक सेम रीजन नहीं है, दैट वाज अ गूगली क्वेश्चन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों क्वेश्चन जो है इसके आपको इंडिविजुअली रीजन बताने थे कि भाई ये बैटल पानीपत में ही क्यों हुआ है। एंड फिर तीनों क्वेश्चन का एक ही कॉमन कॉज हम लोगों को मिलता है, इज द जियोग्राफिकल कंडीशन। मैंने आपको इन्वेजिंग रूट पहले ही बताए थे, मैंने आपको मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घुरिड के इन्वेजन रूट जो बताए थे, उसमें घुरिड के टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कैसे साउथर्न इन्वेजन रूट था कि आप बोलन पास है वहाँ से नीचे उतरोगे तो पहले क्वेटा, देर आफ्टर फिर मुल्तान, एंड देर आफ्टर फिर डायरेक्टली आप रन ऑफ कच्छ, उसके बाद में फिर गुजरात, एंड देर आफ्टर मध्य प्रदेश राजस्थान के रास्ते से आगरा दिल्ली पे अटैक करोगे। एंड जो नॉर्थर्न इन्वेडिंग रूट हुआ करता था वो फिर खैबर पास से निकलेगा, खैबर पास से फिर सबसे पहले पेशावर, पेशावर से फिर नीचे आओगे तो तक्षशिला, तक्षशिला से नीचे लाहौर, लाहौर से फिर भटिंडा, भटिंडा से फिर अल्टीमेटली कुरुक्षेत्र पानीपत वाला एरिया एंड दिल्ली। एंड दिल्ली के सुल्तान भी always prefer to go out of Delhi and fought because Delhi itself is situated on a ridge। दिल्ली का जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपको पता भी होगा वो रायसीना हिल हुआ करता था। अभी तो दिल्ली काफ़ी फैला है बट ये रायसीना हिल जो है इट वाज अ नॉर्थर्न टिप ऑफ दिल्ली एंड इट वाज अ हिल। एंड हमने पहले ही देखा था, हमने आर्मी के कॉम्पोजिशन देखे थे कि सुल्तान की आर्मी कैसी होती है, तो सुल्तान ऑलवेज प्रेफर्ड द पिच बैटल फील्ड एंड दैट्स वाई जब बैटल होना ही था तो वो माउंटेन एरिया में नहीं होना चाहिए, पिच बैटलफील्ड मतलब ओपन एरिया में होना चाहिए। सिंस दिल्ली इटसेल्फ इज अ हिल, ये अरावली हिल का एकदम एंड पॉइंट है, तो आपको उतर के उस तरफ जाना पड़ता था एंड दैट्स वाई उतर के उस तरफ आप जाओगे तो आपको ये कुरुक्षेत्र पानीपत वाला ओपन फील्ड वाला जो एरिया जो है वो दिखाई देगा। एंड दैट्स वाई फिर मेजॉरिटी ऑफ द बैटल जो है ये पानीपत वाले एरिया में हुआ। तो ये एक ही प्राइमरी रीज़न हमको मिलता है कि वह बैटल ऑफ पानीपत जो है या फिर 3 इंपॉर्टेंट बैटल फॉट इन द पानीपत। बट इसके अलावा फिर हर एक बैटल के कुछ इंडिविजुअल रीजंस भी थे जो एक एक बैटल में जाएंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नाउ टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, देन ऑब्वियसली फिर अप्रॉक्सीमेटली जो इनकी जो साइजेस है इसके ऊपर हमेशा से डिबेट रही है कि हाउ मच साइज ऑफ द आर्मी वाज देयर, बाबर के साइड में कितने थे एंड आफ्टर फिर इसके साइड में कितने थे, दैट इज इब्राहिम लोदी के साइड में कितने थे। इब्राहिम लोदी की आर्मी जो है रफली 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में रखी गई है, बाबर की आर्मी जो है रफली 20,000 to 40,000 के बीच में रखी है। तो इट इज़ क्वाइट अ वंडर ऑफ द एज कि डिस्पाइट हैविंग 2 times और 3 times लेसर आर्मी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को फिर भी हरा दिया। क्यों हराया? बिकॉज ऑब्वियसली बैटल स्ट्रेटेजीज वर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड यही बैटल स्ट्रेटेजीज में उसने 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है वो लेके आया था, दैट इज एक थी रूमी एंड आफ्टर दूसरा जो था तुलघुम। ये रूमी एंड आफ्टर तुलघुम स्ट्रेटेजी क्या है इसको भी थोड़े टाइम में समझेंगे, बट ये रूमी एंड तुलघुम स्ट्रेटेजी में अल्टीमेटली आपके पास गनर एंड आफ्टर गन पाउडर जो है ये दोनों होने चाहिए। विदाउट गनर एंड गन पाउडर ये रूमी एंड आफ्टर तुलघुम जो है ये वाली स्ट्रेटेजी चल ही नहीं पाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी एंड आफ्टर मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है बाबर की हमेशा से इंपॉर्टेंट थी एंड अल्टीमेटली फिर इब्राहिम लोदी जो है ये बैटल फील्ड में हार ही गया। अभी बैटल के ऊपर देखेंगे, आई गेस मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, तो दोनों आर्मी का एक थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। नाउ टॉकिंग ऑफ द सल्तनत आर्मी, देन दिस वाज बेसिकली द सल्तनत आर्मी। सल्तनत आर्मी जो है उनके पास 2 नेचुरल एडवांटेजेस थे कि इनके पास बेसिकली सेंट्रल एशियन हॉर्सेस भी थे एंड देयर आफ्टर इनके पास इनकी गुलाम आर्मी हुआ करती थी। ये गुलाम आर्मी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हमने देखा भी था कि जब मोहम्मद घुरीड इंडिया पे आया था तो उसकी 10,000 की लॉयल गुलाम आर्मी हुआ करती थी एंड गुलाम आर्मी जो है इट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कोर आर्मी ऑफ द सल्तनत। तो यही बेसिकली जो गुलाम आर्मी जो थी अब बेसिकली इवॉल्व हो चुकी थी मैं मतलब 1206 से ये लोग इंडिया में आके बैठे थे एंड फिर 1206 के ऑनवर्ड जो इन्होंने इंडिया में आके मिलिट्री रिफाइनमेंट बहुत करके रखे थे। तो सबसे पहले दिस वाज बेसिकली द गुलाम आर्मी। तो गुलाम आर्मी को हराना पहले ही काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज इट वाज अ ट्रेन्ड आर्मी, बट इंडिया में आने के बाद इन्होंने स्टील टेक्नोलॉजी सीखी एंड स्टील टेक्नोलॉजी के साथ साथ बॉडी आर्मर नॉट ओनली फॉर दी सोल्जर बट ऑल्सो फॉर दी हॉर्सेज जो है इलेबोरेटली बनाने चालू कर लिया। तो दिस वॉज बेसिकली द कॉम्पोजिशन। जो गुलाम आर्मी हमने पहले भी देखी थी सल्तनत में, ये इनके पास थी सुल्तान के पास एंड सुल्तान ने अब अपने आर्मी में एडिशन भी करके रखे थे, दैट इज़ वॉर एलिफेंट।
एंड ये वॉर एलिफेंट भी सुप्रीम हुआ करते थे। यूजुअली होता क्या था कि वेन एवर बैटल वॉज देयर देन सुल्तान जो बैटल में एकदम ही लास्ट में खड़ा रहता था एंड फिर उसके आगे पूरा का पूरा आर्मी का कॉम्पोजिशन है हुआ करता था। ड्यूरिंग द बैटल सुल्तान हमेशा से ही, भाई सुल्तान वन सो मेनी बैटल इन इंडिया इज द इफेक्टिव यूज ऑफ द एलिफेंट फोर्सेस। तो जैसे ही बैटल चालू होता था सुल्तान अपने एकदम फ्रंट लाइन में जो एलिफेंट खड़े कर देते थे एंड एलिफेंट को जो है आर्मी के ऊपर, इन्वेडिंग आर्मी के ऊपर छोड़ देते थे। एंड फिर ये एलिफेंट के ऊपर भी यू कैन क्लियरली सी जो स्टील का बना हुआ जो एक मेटल शील्ड है वो लगाया जाता था एंड उसके ऊपर जो है एक बेसिकली भाला पकड़े हुए एक आपको सोल्जर मिलता था। तो इलेबोरेट वे का एक मैसेकर जो है इन्वेडिंग आर्मी का बिकॉज ऑफ दिस एलिफेंटाइन फोर्स वाज पॉसिबल। तो ऑन वन हैंड सुल्तान के पास आर्मी पहले ही सिग्निफिकेंट थी, इनकी गुलाम आर्मी हो सकती है, देर आफ्टर इनके अकाल टेके नाम के जो ब्रीड के हॉर्सेस है वो हो सकते हैं एंड देर आफ्टर इनके मिलिट्री फॉर्मेशन पहले ही अच्छे थे एंड इसमें भी इन्होंने एडिशन जो वॉर एलिफेंट का करके रखा था। तो जैसे ही सामने से इन्वेडिंग आर्मी आएगी उनके ऊपर वॉर एलिफेंट जो है छोड़ देते थे जिसके वजह से ये हमेशा जीतते थे। बट नाउ ये वॉर एलिफेंट को हराने के लिए जो है एक नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी बाबर इंडिया में अपने साथ लेके आया था, दैट वाज बेसिकली गन पाउडर एंड देयर आफ्टर फिर बाबर ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए हुए तोहफे। तो बाबर की आर्मी जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। एज फार एज बाबर्स आर्मी इज कंसर्न सबसे पहले बाबर के आर्मी में भी डिफरेंट कॉम्पोजिशन वाली चीज़ें थी। सबसे पहले तो बाबर के अपने तीरंदाज थे। ये तीरंदाज इनके पास भी हुआ करते थे, किनके पास, सुल्तानों के पास। हमने देखा भी था कि जब मोहम्मद ऑफ घुरीद ने इन्वेजन किया था 1291-92 में बैटल ऑफ तराई में, तो उसके पास भी अपने तीरंदाज हुआ करते थे एंड वो तीरंदाज से लिखी हुई जो टेक्नोलॉजी जो है हॉर्स ड्रॉन टेक्नोलॉजी, उसी की वजह से तो मोहम्मद ऑफ घुरीद जीता हुआ भी था। तो मोहम्मद घुरीद वन द बैटल बिकॉज ऑफ हिज ओन कैवलरी फोर्स एंड कैवलरी के साथ साथ उसके तीरंदाज। तो यही तीरंदाज जो है अब इलेबोरेट वे पे बाबर के आर्मी के पास भी प्रेजेंट है। तो बाबर हैड दिस तीरंदाज विथ हिम एंड देयर आफ्टर फिर ये जो है बेसिकली बंदूकची। तो बंदूकची जो है बेसिकली वाज अ पर्सन हु वाज हैविंग मस्केट राइफल। ये मस्केट राइफल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेबोरेटली यूज किए गए थे। तो मस्केट राइफल जो है उसके साथ एक बंदूकची जो है ये भी इसने यूज करके रखा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल मिलिट्री कॉम्पोजिशन जो इसका हुआ करता था उसमें वही वाली चीज़ आपको अगेन दिखेगी कि अकाल टेके हॉर्सेस आपको दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया भी था कि ये 10-10, 12-12 फुट ऊंचे घोड़े होते थे। इसके साथ साथ इसके ऊपर बैठा हुआ वही तीरंदाज भी आपको नजर आएगा। देयर आफ्टर फिर आपको जो है बेसिकली टरखन नाम के सोल्जर जो यहाँ पे दिखाएंगे। टरखन मतलब जैसे सुल्तान के पास अपनी गुलाम आर्मी हुआ करती थी, बाबर के पास जो अपनी तरखन आर्मी हुआ करती थी। तरखन मतलब दिस आर द फिरोशियसली लॉयल पीपल टू बाबर और टू दी बादशाह। एंड फिर ये फिरोशियसली लॉयल पीपल का कोर आर्मी जो है हमेशा बाबर के पास था ही था। तो यू कैन से एट द बैटल फील्ड अगर दोनों आर्मीज आती तो दोनों आर्मीज के पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पावर थी। एंड जब दोनों आर्मी के पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पावर रहेगी देन जिसके पास ज़्यादा सोल्जर है वो जीतना चाहिए था। एंड इन दैट कैपेसिटी इब्राहिम लोदी हैड मोर पावर, he had more soldier, he should have won, but ultimately इब्राहिम लोदी हारा। वो हारा क्यों? बिकॉज ऑफ द बाबर्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी। एंड फिर ये जो बाबर की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। सबसे पहले बाबर जो है इंडिया में आते टाइम पे अपने साथ जो है 20 तोहफे लेके आया था। ही हैड टोटल 20 बेसिकली तोहफे एंड 20 तोहफे जो है वो उसने डिवाइड करके रखी थी। सबसे पहले तो इसके पास जो है ज़र्ब झान थी, लाइट कैनन। देर आफ्टर फिर कजान जो बेसिकली हैवी कैनन हुआ करती थी। देर आफ्टर इसके पास सीज गन भी थी जिसको लोग कजान बुजुर्ग बोला करते थे। फिरंगी जो है इट इज़ बेसिकली द मस्केट राइफल, स्विवल गन जो है वो भी इसके पास थी। तो ये सारी की सारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है बाबर इंडिया में लेके आया था। एंड ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेटजीज ऑफ द बाबर जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो है उसमें वी कैन सी, उसमें जाने से पहले थोड़ा सा डज द पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन मतलब पिक्टोग्राफिक इल्यूस्ट्रेशन कि ये आर्मी का कॉम्पोजिशन कैसे था एक बार बाद में अपने लेवल पे थोड़ा सा देख लेना। बट मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट थी। नाउ टॉकिंग ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेटजी, बाबर के पास दो नई चीज़ें थी। सबसे पहले तो था तुलगुम एंड दूसरा इंपॉर्टेंट जो था वो था रूमी। तो बाबर क्या करता था, तो दिस इज बेसिकली द बैटल लाइन फॉर्मेशन। तो बैटल लाइन फॉर्मेशन में यू कैन क्लियरली सी जैसे ही बेसिकली पूरा का पूरा एनिमी का इन्वेजन यहाँ से होता था तो बाबर का ये वाला जो फॉर्मेशन जो है इसको आप बोलोगे रूमी। ये रूमी क्या होता था, तो बाबर ने अप्रॉक्सीमेटली 700 जो है
बुलक कार्ट का फॉर्मेशन बना लिया। तो बाबर ने टोटल 700 बुलक कार्ट का एक नेचुरल डिफेंस बना लिया। एंड ये 700 बुलक कार्ट का जो नेचुरल डिफेंस जो था, इसके बीच में अपने बंदूकची रख दिया। तो सबसे पहले जो इन्वेडिंग आर्मी आएगी, बाबर को पता था कि सबसे पहले इन्वेजन होगा वो एलिफेंट का होगा। तो बाबर ने अपना रूमी लगा के रखा, एक बुलक कार्ट का फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली 700 बुलक कार्ट जो है उसका एक नेचुरल डिफेंस ही बना लिया सबसे पहले। उसके अंदर उसने अपने तोहफे छुपा दी एंड तोहफों के साथ साथ बंदूकची छुपा दिया। तो बाबर को पता था कि सबसे पहले एलिफेंट आएंगे एंड फिर एलिफेंट जो है वो सबसे ज़्यादा डरते किससे है, आवाज़ से डरते हैं। बट वॉर एलिफेंट जो है उनको अगर आपको डराना, आपको आवाज़ निकालना, तो यूजुअली आप ड्रम या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ निकालते थे उस टाइम पे। एंड वॉर एलिफेंट वेर ट्रेंड फॉर दैट, तो उससे उनको डर नहीं लगता था। बट नाउ जब बाबर ने अपनी बंदूकें एंड देयर आफ्टर तोफ चलानी चालू की, देन ऑब्वियसली उससे एलिफेंट डर गए। एंड दैट्स वाई जैसे ही इन्वेजन में सबसे पहले एलिफेंटाइन फोर्स आगे भेजे उस तरफ से इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने यहाँ पे सबसे पहले अपनी तोहफे चला दी। तोहफे जैसे ही चली, देन ऑब्वियसली एलिफेंट जो यहाँ पे आ रहे थे वो उल्टे पाव भाग गए और अपनी सोल्जर को उन्होंने कुचल दिया। तो दैट इज समथिंग वेयर रूमी जो है इट हेल्प। अगर ये एलिफेंटाइन फोर्स डायरेक्टली बाबर के मिलिट्री फॉर्मेशन में घुस जाती तो एक मैसेकर ही कर देती, बिकॉज एलिफेंट वॉर एलिफेंट है, ट्रेन्ड एलिफेंट एंड दे नो हाउ टू किल पीपल। एंड एलिफेंट लार्ज स्केल मैसेकर जो आराम से कर सकता है। तो 400 एलिफेंट का जो फोर्स जो आ रहा था सामने, ये फोर्स जो है बाबर ने फटाक से रिवर्स कर लिया। अब यही एलिफेंट तोहफों के आवाज़ से और बंदूक की आवाज़ से डर के, बिकॉज उन्होंने कभी सुने ही नहीं थे, उल्टे अपनी आर्मी के ऊपर भाग के चले गए। अब जैसे ही ये भाग के चले गए, देन फिर उस तरफ जो एंड में बैठा हुआ इब्राहिम लोदी है वो देख रहा था। फिर इब्राहिम लोदी ने अपने जो बेसिकली अकाल टेके एंड जो गुलाम सोल्जर है वो आगे भेज दिया। अब अकाल टेके एंड गुलाम सोल्जर जैसे ही आगे बैठे, तो फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो थी बाबर की, दैट वाज बेसिकली तुलगुम। तो बाबर ने क्या किया, यहाँ से एक बेसिकली विंग एंड देयर आफ्टर यहाँ से एक विंग भेज दिया। तो यू कैन क्लियरली सी ये तुलगुम है। तुलगुम मतलब क्या है, तो बेसिकली तुलगुम मतलब गोल, तो सर्कल का मतलब ही तुलगुम होता है। तो बेसिकली ये दो बेसिकली कैवलरी फोर्सेस जो है वो क्या करेगी कि ये दो कैवलरी फोर्सेस मतलब घोड़े पे बैठी हुई फोर्सेस अटैक करेगी एंड अटैक करके सामने से इन्वेडिंग आर्मी उसके बाजू में अटैक करेगी। बाजू में अटैक करने का पर्पस क्या है कि जो सामने से इन्वेडिंग आर्मी जो है वो कहीं और ना जाए, वो बुलक कार्ट के सामने ही आ जाए। ये क्यों आना चाहिए, बिकॉज वो बुलक कार्ट के साथ साथ वहाँ पे बंदूक एंड देयर आफ्टर तोहफे रखी हुई थी। एंड हुआ वही, जैसे ही ये तुलगुम आया तो तुलगुम के वजह से जो इन्वेडिंग आर्मी जो है उनको कहीं और जाने की जगह ही नहीं मिली। दे डायरेक्टली हैव टू कम टू द बैटल फॉर्मेशन या फिर जो बुलक कार्ट का रूमी था वहाँ पे। एंड फिर एक लार्ज स्केल मैसेकर जो है ये आर्मी का हो गया अगेन इब्राहिम लोदी। एंड इब्राहिम लोदी फिर भी नहीं सीखा, कि उसको दिख ही नहीं रहा था सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली फॉर इब्राहिम लोदी वी कैन सी, जो एक ज़माने में राजपूत लोगों ने गलती की, ब्रेवरी, नो मिलिट्री स्ट्रेटेजी, सेम गलती अब इब्राहिम लोदी भी करने वाला था। तो जैसे ही जो बेसिकली गुलाम सोल्जर जो उनका मैसेकर होना चालू हो गया, बिकॉज नाउ दे वर डायरेक्टली इन द रेंज ऑफ द तोफ दैट इज बेसिकली कजान, एंड दूसरी जो है दैट इज स्विवल या फिर यू कैन से दैट मस्कट राइफल। तो दैट्स वाई तुलगुम की वजह से आर्मी डायरेक्टली बुलक का रूमी फॉर्मेशन में एंड फिर यहाँ पे मैसेकर। तो इब्राहिम लोदी रैदर देन यूटिलाइजिंग हिज रेस्ट ऑफ द फोर्सेस खुद ये फॉर्मेशन में घुस के आया। एंड जब वो खुद इस फॉर्मेशन में घुस गया तो मारा गया। ये बैटल ऑफ पानीपत जो है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हार्डली 3 घंटे के लिए चला हुआ बैटल था, 3 घंटे से ज़्यादा भी नहीं चला। बट ये 3 घंटे के बैटल फील्ड में रफली 50,000 सोल्जर जो है इब्राहिम लोदी के साइड से वो मैसेकर भी हुए, जिसमें इब्राहिम लोदी खुद मर गया। तो ये रूमी एंड देयर आफ्टर तुलगुम वाली स्ट्रेटेजी जो है इट वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड यही रूमी एंड तुलगुम वाली जो स्ट्रेटेजी है उसका कोई भी आंसर जो है इंडिया के रूलर कभी दे ही नहीं पाए, बिकॉज इंडिया के रूलर का ट्रेडिशनल बैटल लाइन फॉर्मेशन वही होता था कि पहले खुद पीछे बैठेंगे एंड देयर आफ्टर 10-15-20 हज़ार की फोर्स जो उनको आगे डायरेक्टली भेज देंगे कत्ल या फिर मैसेकर करने के लिए। बट नाउ व्हेन यू हैव तुलगुम एंड उसके साथ साथ रूमी एट योर फ्रंट, देन इसको आप टैकल कैसे करोगे, दिस इज समथिंग कि इंडिया का आर्मी उसको कभी समझ ही नहीं पाया। एंड दैट्स वाई जब तक मुगल इंडिया में थे तब तक मुगल्स इंडिया में नहीं हारे, एक्सेप्ट हुमायूं का डिफीट एट द हैंड ऑफ द शेर शाह सूर। बट वो भी एक अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इवेंट था वी कैन कंसिडर, बिकॉज वही बंगाल जो मैंने आपको पहले भी समझाया था जो बेसिकली ग्रेवयार्ड ऑफ द बिग एम्पायर है, उसी वाले क्वेश्चन में हुमायूं जाके फंस गया। बट इन एनी केस ये रूमी एंड देयर आफ्टर तुलगुम, आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो ये है बेसिकली आपका रूमी का फॉर्मेशन, ये बुलक कार्ट है एंड ये बुलक कार्ट के बीच में फिर बंदूकें, तोहफे, तुलगुम
एंड तुलगुम, मतलब ये क्या है, दोनों के दोनों आपके हॉर्स या फिर कैवलरी विंग है। तो एक यहाँ से अटैक करेगा, एक यहाँ से अटैक करेगा, ताकि जो इन्वेडिंग एनिमी जो है, ये इन्वेडिंग एनिमी डायरेक्टली यही रूमी के मुंह के अंदर ही चला है। तो इसके ऊपर कंटिन्यूसली बम्बार्डमेंट एंड कंटिन्यूसली बंदूकों का जो है, राइफल से जो बुलेट है वो चलती रहेगी। एंड फिर यहाँ से कंटिन्यूस अटैक ही एनिमी के ऊपर हो रहेगा। तो एनिमी जो, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक तो उसको उल्टे पाव भागना है, या फिर उसको जो है डायरेक्टली रूमी एंड तुलगुम, रूमी वाला जो फॉर्मेशन है उसमें आना है। एंड फिर ट्रैप हो गया एनिमी, हर जगह से ट्रैप हो गया। एंड जब एनिमी हर जगह से ट्रैप होगा, देन ऑब्वियसली फिर उसके साथ साथ उसका एक मैसेकर भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री टेक्नोलॉजी दैट वाज देयर। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि रूमी एंड thereafter तुलगुम वाली टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे थी। बट इन एनी केस ये बैटल ऑफ पानीपत जो है, वी कैन क्लियरली सी इट वाज अ चोजन साइट। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का है कि बोथ ऑफ द साइड जो है दे प्रेफर्ड पिच बैटलफील्ड, दैट वाज देयर स्ट्रांगनेस। एंड यही पानीपत वाला जो एरिया है, इट प्रोवाइडेड ओपन फ्रंटियर। ये पानीपत ही कुरुक्षेत्र वाला एरिया है, तो ये वाले एरिया में ओपन बैटलफील्ड आप खेल सकते हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये साइट चूज की गई थी वाया बाबर, बाबर हैड केयरफुली चोजन दिस स्पेसिफिक साइट। केयरफुली क्यों चूज की थी? बिकॉज बाबर का जो बैटल फॉर्मेशन जो है ये बैठ रहा था बराबर। अगर आप रूमी का फॉर्मेशन बना रहे हो तो रूमी का फॉर्मेशन के लिए आपके पास 700 बुलक कार्ट ही है। तो 700 बुलक कार्ट अगर आपने एक के बाजू में एक भी रखे तो नॉट मोर देन 8 to 10 माइल्स का एरिया जो आप कवर अप कर सकते हो। तो आपको कोई तो छोटी वाली जगह चाहिए जो आपको 8 to 10 किलोमीटर का जो है बेसिकली स्पैन प्रोवाइड की, और यही पानीपत में थी। पानीपत एट दैट टाइम वाज अ वॉल्ड सिटी। तो एक जगह पे वॉल सिटी थी एंड यही वॉल सिटी के बाहर जो है बेसिकली एक बड़ी चट्टान थी, एक हिल थी, और ये दोनों के बीच में ही अल्टीमेटली बाबर ने अपना रूमी फॉर्मेशन रखा हुआ था। एंड फिर एक फौज जो है चट्टान के उस तरफ से तुलगुम, मतलब एक उस तरफ से अटैक करेगी, और एक जो है पानीपत की सिटी के अंदर से वॉल के उस तरफ से अटैक करेगी। एंड दैट इज हाउ इट ट्रैप द एंटायर आर्मी। तो इट वाज अ केयरफुली चोजन बैटलफील्ड बाय द बाबर बिकॉज इट वाज सूटिंग हिज एंटायर अरेंजमेंट। तो बस ये दो रीजन याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो इट हैपेंड इन पानीपत बिकॉज बोथ साइड प्रेफर्ड इट, एंड बाबर जो है केयरफुली चोज दैट स्पेसिफिक साइड बिकॉज उसकी रूमी फॉर्मेशन के लिए इट वाज यूजफुल। देयर आफ्टर फिर बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या हुआ फिर? नाउ टॉकिंग ऑफ बैटल ऑफ पानीपत के बाद वाला सिनेरियो, देन डिफिकल्टीज फॉर द बाबर जो है ऑब्वियसली वो आई। सबसे पहले जो है नन ऑफ एंटिटीज इन इंडिया दे एवर थॉट कि बाबर विल स्टे इन इंडिया। तो एक जगह से इब्राहिम लोदी के कोर्ट वाले जो लोग थे जिन्होंने बाबर को सपोर्ट किया था, अब वो बाबर को परेशान करने लग गए कि यू शॉल बी गोइंग बैक। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन एंड काबुल की क्लाइमेटिक कंडीशन आर ह्यूजली डिफरेंट। काबुल में ज़्यादा एरिड कंडीशन है, दिल्ली में थोड़ी सी ह्यूमिड एंड डैम्प कंडीशन है। तो दैट्स इवन दी आमिर और दी बेग्स वी कैन से दैट मुगल कमांडर जो है वो भी अपसेट थे कि वी शॉल गो बैक टू दी काबुल, हम लोग दिल्ली में ही क्यों आके बैठे हुए हैं। एंड तीसरा जो है राणा संघ का थ्रेट तो हमेशा से ही था। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की थी, दिल्ली इज़ अनडिफेंडेबल सिटी। दिल्ली को अगर आपको डिफेंड करना है तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर आपके पास चाहिए, आपको गुजरात मालवा वाला एरिया आपके पास चाहिए, एंड देयर आफ्टर बंगाल वाला एरिया आपके पास चाहिए। यही गुजरात मालवा राजपूताना वाले एरिया में राणा संघ बैठा हुआ था, राजपूताना किंगडम बैठी हुई थी। बंगाल वाले एरिया में अब लोधी डायनेस्टी के जो भागे हुए लोग थे वो जाके बैठे हुए थे। एंड देयर आफ्टर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस वाज ओपन बिकॉज बाबर दिल्ली में आके बैठा हुआ है। एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन अल्टीमेटली बाबर के ऊपर एक हॉस्टाइल प्रेशर जो है बढ़ रहा था कि ही शॉल लीव दिल्ली एंड गो बैक टू काबुल, बट बाबर विथस्टूड। उसने सबसे पहले जो है ये डिक्लेयर कर लिया कि भाई वो कहीं नहीं जा रहा है। तो डिस्पाइट हैविंग दिस डिफिकल्टी ही हैड अ फर्म स्टैंड कि भाई अब दिल्ली हमारी है, वी विल स्टे इन दिल्ली बिकॉज दिल्ली इज़ अ रिच कंट्री और दिल्ली इज़ अ रिच कैपिटल वी कैन से। जो रिसोर्स क्रंच बाबर के लिए रहा होगा इन बिटवीन 1504 से लेके 1526 के बीच में, वो रिसोर्स क्रंच का एक सिंपल सोल्यूशन बाबर को मिला। एंड ऑब्वियसली कोई भी रूलर वो लेता, दैट इज दिल्ली के ऊपर रूल करना। एंड बाबर डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू रूल दिल्ली। एंड फिर जब उसने डिसाइड किया कि दिल्ली के ऊपर रूल करना है, देन दिल्ली को कंसोलिडेट भी करना पड़ेगा। एंड अगर आपको दिल्ली को कंसोलिडेट करना है देन आपको कौन से एरिया आपके हाथ में लगेंगे? राजपूताना, उसके नीचे का गुजरात मालवा, एंड देयर आफ्टर फिर बंगाल वाला एरिया। एंड इन दैट कैपेसिटी बाबर ने अपना नेक्स्ट टारगेट जो है राणा संघ को बनाया। तो राणा संघ
एज आई टोल्ड यू राणा संग्राम सिंह इज द एक्चुअल नेम, बट इनका जो नाम है कॉमन नाम राणा संग के नाम से ही जाना जाता है। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर द कैपिटल दिल्ली आगरा लाइन जो है बाबर है, ही हैड बेसिकली वेज्ड वॉर अगेंस्ट राणा संग। तो कॉजेस ऑफ द बैटल वही है, राणा संग के अपने खुद एम्बिशन थे, मतलब राणा ऑलवेज हार्बर्ड दैट एम्बिशन कि ग्रेट पृथ्वीराज चौहान जो एक ज़माने में चाहमनास चौहान रूलर था जिसने दिल्ली को कैप्चर करके रखा था, एंड ये दिल्ली राजपूताना के हाथ से जो चली गई है, आई रिकैप्चर इट एंड आई विल एस्टैब्लिश द एंटायर नॉर्थन इंडिया का राजपूताना डायनेस्टी अगेन, जो एक ज़माने में गुर्जर प्रतिहारा का हुआ करता था। तो दिस पर्सनल एम्बिशन ऑफ राणा संग जो है इट ब्रॉट हिम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद दिल्ली। इसके पहले प्रॉब्लम जो इब्राहिम लोदी के साथ भी थे, एंड अब इब्राहिम लोदी जब चला गया तो बाबर के साथ भी उसको सेम प्रॉब्लम जो होना चालू हो गया कि ही हैड दैट क्लेम ऑन दिल्ली, उसको अपनी पास्ट ग्लोरी जो है उसको वापस लाने के लिए दिल्ली को कैप्चर करना था, एंड अब दिल्ली में बाबर आके बैठा हुआ था। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, राणा जो है ही हिमसेल्फ बेसिकली वॉज एक्यूज ऑफ द ट्रेचरी। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए थे। राणा का कहना था कि बाबर ने मुझे प्रॉमिस किया था आगरा वाला एरिया उसको मिलेगा, एंड सिंस कॉन्क्रीट प्रॉमिस बैटल ऑफ पानीपत के पहले नहीं आया, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड बाबर एक्यूज राणा कि द थिंग वॉज डिसाइडेड कि मैं दिल्ली को नॉर्थ से अटैक करूंगा, आप साउथ से अटैक करोगे, अगर वो वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो मैं आपको आगरा दे ही देता। तो इट वॉज जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन काइंड ऑफ थिंग दैट मस्ट हैव हैपेंड इन बिटवीन देम, बट दोनों साइड में हॉस्टिलिटीज डेवलप्ड हुई थी बिकॉज इट इज़ वेल नोन कि राणा संग ने बुलाया था बाबर को, एंड दैट वाज डिसाइडेड कि दिल्ली जो है उसके ऊपर नीचे से राणा संग अटैक करेगा, ऊपर से बाबर अटैक करेगा। बट अल्टीमेटली राणा संग का अटैक आया ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई बाबर के लिए बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट टेस्ट ऑफ हिज मिलिट्री कमांडरशिप। ही कैरीड द डे, बट दैट बैटल जो है इट वाज अ मिरेकल बैटल फॉर बाबर। दैट बैटल ही शुड हैव नेवर वन, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मिलिट्री जीनियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द इब्राहिम लोदी। बाबर जीता, बट अब जीतने के बाद जो है राणा संग के ऊपर रैथ है बाबर का वो फूटने ही वाला था। तो बाबर ने सबसे पहले राणा संग को एक्यूज भी किया था, एंड इन रिटर्न जो है राणा संग ने भी बाबर को एक्यूज किया था। एंड देयर आफ्टर फिर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के अब जो बचे कुचे इस्लामिक रूलर थे, एंड मोस्ट प्रोबेबली अफगान रूलर जिनका पावर अब दिल्ली में से चला गया था, अब वो पावर जो है या फिर वो सारे लोग जो है राणा संग के साथ में आ गए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो थे उसमें था महमूद लोदी। ये महमूद लोदी जो है ही वॉज कजिन ब्रदर ऑफ द इब्राहिम लोदी, एंड महमूद लोदी को अपनी इब्राहिम लोदी की जो गद्दी थी दिल्ली की वो वापस चाहिए थी। ही रैन अवे फ्रॉम द बैटल ऑफ पानीपत, एंड रैन अवे होने के बाद पहले बंगाल वाले एरिया में गया, एंड फिर बंगाल से बाद में अल्टीमेटली आके इसने राणा संग के साथ हाथ मिला लिया। तो पावर ऑफ द राणा संग वॉज एट इट्स पीक, वी कैन से ही वॉज सपोर्टेड बाय द राजपूताना रूलर। नॉर्थ इंडिया के इस्लामिक रूलर भी इसके अंडर आने को रेडी थे, एंड फिर ही जस्ट हैड टू डिफीट बाबर। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम जो बैटल ऑफ खानवा हुआ, ये बैटल ऑफ खानवा जो है उसमें सेम चीज़ हुई। बाबर ने अगेन खानवा वाला प्लेस जो उसके ऊपर अटैक किया विथ थिंकिंग द सेम थिंग कि पहले रूमी तुलघुम, एंड यही रूमी एंड तुलघुम के स्ट्रैटेजी में सेम मिस्टेक राणा संग ने कर दी जो मिस्टेक इब्राहिम लोदी ने की कि सबसे पहले एलिफेंटाइन फोर्स भेजे, वो उल्टे राणा संग के आर्मी पे ही चल के आए, एंड आफ्टर राणा संग खुद वॉरफेयर में कूद गया, ये पूरे के पूरे रूमी फॉर्मेशन में जाके फंस गया, एंड उसके बाद में राणा संग गॉट किल्ड इन द बैटलफील्ड इटसेल्फ। राणा संग हारने के बाद ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट क्लियर कि बाबर इज हैविंग एम्बिशन ऑफ स्टेइंग बैक इन इंडिया, एंड बाबर विल स्टे बैक इन इंडिया, एंड दैट इज हाउ वी कैन से अल्टीमेटली कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो है नाउ इट स्टार्टेड टू गो अंडर मुगल्स या फिर बाबर। तो दिस एंटायर बैटलफील्ड जो है इट वाज अ डिसाइसिव बैटल बिकॉज बाबर जो है नाउ ही बिकेम द रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, वी कैन से, एंड जब आप रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया जब बनोगे देन ऑब्वियसली फिर आप जो है उसका स्टेटस काफ़ी बढ़ेगा। देयर आफ्टर वी कैन से शिफ्ट इन द सेंटर भी हुआ, सिंस बाबर वॉज नाउ टू रूल इंडिया और सिंस बाबर वॉज नाउ टू रूल दिल्ली, तो दिल्ली के ऊपर जब बाबर रूल करने वाला था देन ऑब्वियसली सेंटर ऑफ एक्टिविटी है इट विल नाउ बिकम दिल्ली नॉट काबुल। तो काबुल से जो है ये सेंटर ऑफ एक्टिविटी दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गई। तो कंसिक्वेंसेस में ये दो कंसिक्वेंसेस जो है वो हम लोग को सतीश चंद्रा ने देख के रखे। एंड देन व्हाई बाबर वन विक्ट्रीज, और दिस पर्टिकुलर विक्ट्री जो है वो बाबर ने क्यों जीती, देन उसका सेम ही रीज़न है कि सबसे पहले यूज़ ऑफ कैनन की हम जब बात करते हैं
तो वो रूमी फॉर्मेशन की बात करते हैं। बुलक कार्ट का एक डिफेंस, उसके बीच में इसने फिर अपनी तोहफे रखी थी एंड फिर तोहफों से कंसिस्टेंटली जो है मारा जो है, या फिर जो अपने तोफ गोले जो है उसने फेंके एंड फिर लार्ज स्केल मैसेकर जो है वो इन्वेडिंग आर्मी का इसने कर दिया। सेकेंड जो है बाबर एज अ मिलिट्री कमांडर, एज आई टोल्ड यू कि बी इट खानवा या फिर बी इट एंटायर पानीपत वाला साइट, इट वॉज केयरफुली चोजन बाय बाबर। रूमी एंड आफ्टर तुलगुम टेक्नोलॉजी जो है ये एक ज़माने में ऑटोमन टर्क्स यूज़ किया करते थे, सफ़ाविद रूलर यूज़ किया करते थे। यही ऑटोमन टर्क एंड सफ़ाविद रूलर से बाबर ने टेक्नोलॉजी सीखी एंड सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी की। तो बाबर नेवर वेंट फॉर ब्रेवरी। बाबर को पता था कि अगर ब्रेवरी में जाएंगे तो 20,000 वर्सेस 1 लाख में 20,000 हारने ही हैं। एंड दैट्स व्हाई दैट मिलिट्री स्ट्रेटेजीज वर इम्पॉर्टेंट, रूमी एंड तुलगुम वाली। यही रूमी एंड तुलगुम वाली जो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज है उसको यूज़ करके बाबर ने बैटल ऑफ खानवा एंड देयर आफ्टर उसके पहले का बैटल ऑफ पानीपत जो है वो जीता। देयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द होली वॉर, इन्वेडिंग आर्मी जो है इंडिया में हमने देखा था कि इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महमूद ऑफ घुरीद एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बाबर, सेम एस्पेक्ट यू कैन सी इन द इन्वेडिंग आर्मी। ये क्या एस्पेक्ट था? जिहाद, होली वॉर। जिहाद का कंसेप्ट हमने पहले भी देखा था कि दिस इज कुरान एंड शरिया वाला कंसेप्ट, जहाँ पे आपको जिहाद करना है, मतलब रिलीजियस वॉरफेयर करना है। तो आर्मी में यूनिटी थी। ये सेम यूनिटी इंडिया के रूलर के पास नहीं थी। ये यूनिटी एक ज़माने में पृथ्वीराज चौहान के पास भी नहीं थी जो हमने देखा था, एंड यही यूनिटी अब इब्राहिम लोदी जो है उसके पास भी नहीं थी। इब्राहिम लोदी के अंडर भी अब एक कॉस्मोपॉलिटन आर्मी बन चुकी थी, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ लिबरल रूलर। तो हिंदू रूलर थे, राजपूत रूलर इसके अंडर थे, अफगान इसके अंडर थे, देयर आफ्टर टर्क्स इसके अंडर थे। एंड व्हेन यू हैव अ कॉम्पोजिट आर्मी, तो कॉम्पोजिट आर्मी में यूनिटी नहीं होती, हायरार्कियल ऑर्डर नहीं होते। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है कि भाई बाबर वन एंड इब्राहिम लोदी लॉस्ट। एंड देयर आफ्टर फिर डिसयूनिटी ऑफ द राजपूत, ये वाला फैक्टर भी है ही। राजपूतों में डिसयूनिटी जो है पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी। मतलब कब? देन राणा संघ के टाइम पे भी नहीं थी। तो व्हेन राणा संघ हैड केप्ट साइलेंट, मल्टीपल छोटे राजपूत रूलर है वो इब्राहिम लोदी के लिए बैटल ऑफ पानीपत खेले ही थे। एंड व्हेन देयर वाज अटैक ऑन दी राणा संघ, तो उस टाइम पे भी कोई और दूसरा राजपूत रूलर एज सच राणा संघ के मदद के लिए गया ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी कि जैसे ही राणा संघ को हरा दिया गया तो उसके बाद में एक बैटल ऑफ चंदेरी भी हुआ था, जिसमें मदीनी राय जो चंदेरी का रूलर था, ही शुड हैव गॉन टू द बैटल ऑफ द खानवा, जो गया नहीं था। अब उसके ऊपर भी बाबर ने अटैक किया एंड बैटल ऑफ चंदेरी में मदीनी राय तो हारा ही, उसके साथ रेस्ट ऑफ द राजपूताना डायनेस्टीज जो है वो भी हार गई एंड राजपूताना बिकेम सबसर्विएंट टू मुगल। तो राजपूताना वेर ट्रूली द कंटेंडर ऑफ द थ्रोन ऑफ एंटायर इंडिया इन बिटवीन 7 से लेके 15 सेंचुरी एडी के बीच में। राजपूताना डायनेस्टीज हमने देखी थी कि गुर्जर प्रतिहारा हो सकती है, उसके ब्रेकडाउन के बाद मल्टीपल छोटी डायनेस्टीज हो सकती है। दे हैड ऑलवेज क्लेम द थ्रोन ऑफ इंडिया, बट इन्होंने जब इंडिया का थ्रोन क्लेम किया था तो दे वर ट्राइंग फॉर इट बट दे कुड नेवर अचीव इट। एंड द मोमेंट बाबर डिफीटेड देम, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेशन ऑफ द राजपूताना लैंड। अब थोड़े टाइम बाद अकबर आने वाला था एंड अकबर राजपूताना का सबऑर्डिनेशन कंप्लीट करने वाला था। एंड देयर आफ्टर फिर राजपूताना डायनेस्टीज जो है दे सीज टू बी अ पॉलिटिकल एंटिटी फ्रॉम मैप ऑफ आवर कंट्री। तो अब ये वाला सागा भी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब देखेंगे। तो बैटल ऑफ चंदेरी नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट इसको बस थोड़ा सा याद रखना कि 1528 में हुआ था कि बैटल ऑफ खानवा के बाद ये बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज मदीनी राय ऑफ चंदेरी जो है ही हिमसेल्फ हैड गिवन पैट्रोनेज टू लॉट्स ऑफ राजपूत रूलर जो बैटल ऑफ खानवा से भागे हुए थे, एंड ही हिमसेल्फ हैड बेसिकली प्रोक्लेम्ड और ही हैड गिवन चैलेंज टू दी बाबर। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द राजपूत रेजिस्टेंस वंस एंड फॉर ऑल, बाबर देन इन्वेडेड मदीनी राय ऑफ चंदेरी। तो चंदेरी फोर्ट पर अटैक हुआ, अगेन राजपूत फॉट वैलियंटली, बट इन फ्रंट ऑफ द मुगल मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड बाबर की खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी राजपूत टिक नहीं पाए। एंड आफ्टर राजपूत कॉन्फेडरेसी जो है इट बेसिकली गॉट फॉलन इन द बैटल ऑफ चंदेरी। एंड आफ्टर फिर बैटल ऑफ घाघरा जो है 1529 में हुआ। एंड व्हाट हैपन इन दिस बैटल ऑफ घाघरा? तो बैटल ऑफ घाघरा में अल्टीमेटली जो बचे कुचे अफगान नोबलमैन थे इन द कोर्ट ऑफ इब्राहिम लोदी जो भाग गए थे, तो उनके साथ बाबर ने बैटल किया एंड फिर इनको भी हरा दिया। बट दिस बैटल वाज नॉट बैटल ऑफ द बाबर, बाबर का बेटा था, इट वाज अस्कारी जिन्होंने बैटल ऑफ घाघरा खेला था एंड उसने अल्टीमेटली जो बचे कुचे अफगान रूलर जो थे वो हरा दिए। तो बैटल ऑफ खानवा
एंड बैटल ऑफ घाघरा वेर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट पोजीशन ऑफ द बाबर इन दिल्ली। अगर दिल्ली आपको आपके अंडर रखना है देन आपको यही वाले एरिया तो आपके अंडर रखने हैं। मैंने आपको सल्तनत के टाइम पे भी बोला था, अब ये प्रोसेस रिपीटेटिव होने वाली है। इंडिया में मल्टीपल झगड़े यही प्रोसेस के ऊपर चलने वाले कि दिल्ली सिक्योर करनी है तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, देर आफ्टर आपका राजपूताना गुजरात मालवा वाला एरिया एंड देर आफ्टर बंगाल वाला एरिया, यहीं पे दिल्ली के रूलर जो इन्वेजन करेंगे, अटैक करेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, एंड यही वाला प्रोसेस जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो बैटल ऑफ घाघरा जो है उसके बाद में वी कैन से कि बाबर का रूल जो है इंडिया में अब सिक्योर हो गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर बाबर वी कैन से ही कुड नॉट लिव लॉन्ग इन ऑर्डर टू हार्नेस हिज पोजीशन इन इंडिया। 1528-29 में जैसे ही बैटल ऑफ घाघरा हुआ उसके बाद में बाय 1530 बाबर डाइड, एंड बाबर के जाने के बाद वी कैन से अब नया ईरा जो है दैट इज अंडर हुमायून आने वाला था। बट इन एनी केस कुछ सिग्निफिकेंस है वो भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो है कि इंडिया को एक लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी मिली फॉर एक्सटर्नल इन्वेजन। एक्सटर्नल इन्वेजन जो 1526 में जो बाबर का हुआ, ये बाबर के इन्वेजन के बाद नेक्स्ट इन्वेजन इंडिया में आया डायरेक्टली 1729, दैट इज नादिर शाह। एंड नादिर शाह का इन्वेजन कभी मॉडर्न इंडिया करेंगे तो उसमें इन डिटेल देखेंगे भी कि नादिर शाह का जो इन्वेजन आया एट दैट टाइम मुगल्स की जो पावर थी इट वाज क्वाइट वीक। 1707 में औरंगजेब हैड डाइड एंड औरंगजेब के सक्सेसर दैट इज लेटर मुगल्स वेर इन पावर, जिनको कैपेबिलिटी ही नहीं थी या जिनमें कैपेबिलिटी ही नहीं थी इन ऑर्डर टू मैनेज इंडिया। एंड फिर दैट्स व्हाई वी कैन से कि 1739 में जो नेक्स्ट इन्वेजन आया वो क्यों, बिकॉज इन बिटवीन 1526 से लेके 1739 के बीच में दिल्ली में बैठे हुए मुगल रूलर जो उन्होंने इफेक्टिवली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो कैप्चर करके रखा था। अकबर जो है ऑलमोस्ट 15 से 20 साल के लिए ये एरिया में था इन ऑर्डर टू defeat repeated उज़्बेक इन्वेजन ओवर हियर। देर आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट शाहजहां। शाहजहां जो खुद ये एरिया का मुगल मिलिट्री कमांडर था, मतलब मिलिट्री गवर्नर था। इवन औरंगजेब जो है ही हैड सर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, वो भी मिलिट्री कमांडर और गवर्नर जो है वो था काबुल कंधार का। एंड औरंगजेब ने बाल्कन बदख्शान वाला जो एरिया है, मतलब अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान के फ्रंटियर वाला जो एरिया वो भी मुगलों के अंडर लाने का काम जो है वो लेटर ऑन किया था। तो ये फ्रंटियर के ऊपर मुगलों की हमेशा से ही नज़र थी कि ये फ्रंटियर बस हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, बिकॉज लूजिंग काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस वॉज इक्वेलेंट टू लूजिंग दिल्ली। फिर इन्वेडिंग आर्मी जो है वो अंदर घुसेगी एंड अंदर घुसने के बाद एक पिच बैटल होगा। पिच बैटल मतलब दोनों की आर्मी सामने सामने आएगी, जिसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो उस दिन के ऊपर डिपेंड होता है। एंड दैट्स वाई फिर ये पूरा का पूरा जो मुगल का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो वाला पंगा। तो ये जो सिक्योरिटी जो है इंडिया को एक्सटर्नल इन्वेजन से मिली, बिगिनिंग ऑफ द वास्ट एम्पायर इन इंडिया, अल्टीमेटली वी कैन से ये प्रोसेस हमने एंशिएंट इंडिया से चालू की थी और हमने देखा था कि अशोका के टाइम पे जो बाय एंड लार्ज इंडिया था अब वही इंडिया बाद में बनने वाला था। इट वाज बेसिकली वी कैन से कि अर्लियर मौर्यन रूलर मतलब हरण्यका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, जिन्होंने बेसिकली पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया कैप्चर करके रखा था। देयर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पूरा का पूरा आर्यवर्त कैप्चर किया, एंड देयर आफ्टर वी कैन से बिंदुसारा जिसने साउथ इंडिया और लैंड इन बिटवीन 2 सी कैप्चर किया, एंड देयर आफ्टर अशोका जिसने अल्टीमेटली एक इलेबोरेट जो बचा हुआ कलिंगा का एम्पायर है वो भी कैप्चर कर लिया। तो ये प्रोसेस अशोका में कंप्लीट हुई थी इंडिया के इंटीग्रेशन की, एंड वही प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अब बाबर ने चालू की औरंगजेब पे जाके ख़त्म होने वाली थी। तो इसमें इंटीग्रेशन में जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है वो सबसे पहले बाबर ने किए, बाबर के बाद फिर अकबर ने किए, एंड अकबर के बाद एक इलेबोरेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट लेटर ऑन जो हुआ वो औरंगजेब के अंडर हुआ। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि एक पैन इंडियन एम्पायर बनने की जो बिगिनिंग है अब वो इंडिया में आई। तो एंशिएंट टाइम पे मगध एंड फिर मीडिएवल टाइम पे मुगल्स, दैट्स व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। इन्हीं के अंडर तो अल्टीमेटली इंडिया का इंटीग्रेशन हमको दिखाई देता है। अशोका एंड अकबर, दिस आर परहैप्स द ओनली 2 रूलर ऑफ इंडिया जिनके पास हिमवंत से लेके मुंजावंत से लेके कावेरी का जो एरिया है वो इनके अंडर आया था। तो ये वाला एस्पेक्ट भी एक सिग्निफिकेंट, बिकॉज इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, एंड फिर यही इंटीग्रेशन 1707 में जाके ख़त्म होने वाला था। देयर आफ्टर फिर इंडिया जो है उसमें एक सेक्युलर स्टेट के एलिमेंट भी हम लोगों को दिखाई देते हैं। सेक्युलर स्टेट के एलिमेंट इन द सेंस दैट कि जो बेसिकली उज़्बेक रूलर थे
दे वर नॉन टर्क रूलर एंड इन दैट कैपेसिटी दे वर बेसिकली लीनियंट रूलर और सेक्युलर रूलर वी कैन से। एंड दैट्स वाई इनकी जो पॉलिसीज़ जो है उसमें भी हमको यही दिखाई देता है कि एक एलिमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म या फिर एक एलिमेंट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस था, इवन दो दे वर सुन्नी ऑर्थोडॉक्स पीपल। बट जो नॉन इस्लामिक पीपल है उनको एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन अपने एम्पायर में रखने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। दैट्स वाई इसको सेक्युलरिज्म बोलोगे आप, बट सेक्युलरिज्म के एविडेंसेस थोड़े बहुत है कि इन्होंने हिंदू रिलीजन का एज सच कभी भी ये है दैट इज़ मैसेकर जो है वो नहीं करवाया। देयर आफ्टर फिर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी वी कैन से कि जो मुग़ल रूल है उसमें इंडिया का जो एंशियंट ट्रेड है जो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था, अब वो रिवाइव होना भी चालू हुआ। इट वॉज बाबर जिसने अर्लीस्ट लेवल पे इंडिया को वापस से अफगानिस्तान एंड ओल्ड ट्रेडिंग रूट से जो है मर्ज या फिर कन्वर्ज करवा दिया। एंड लेटर ऑन अकबर के टाइम पे तो एक इलेबोरेट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडिया का हुआ। एंड देयर आफ्टर फिर न्यू साइंटिफिक वॉर स्ट्रेटेजी, तुलगुम हो सकती है, रूमी हो सकती है, अब ये वॉर स्ट्रेटेजीज इंडिया में आनी चालू हो गई। इंडिया के रूलर्स को भी पता चला कि भाई ब्रेवरी में मज़ा नहीं है, ब्रेवरी में मज़ा नहीं है बिकॉज ब्रेवरी में मौत श्योर शॉट है। आप मुगल्स या फिर इन्वेडिंग आर्मी के सामने अगर ब्रेवरी लेके जाओगे तो आप हारोगे ही हारोगे बिकॉज वो स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। तो एक इलेबोरेट चेंज इन द वॉरफेयर स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया भी हमको दिखाई दिया है, जहाँ पे अब ईच एंड एवरी इंडियन रूलर जो है इट ही विल और शी विल नाउ फोकस अपॉन व्हाट देन वॉर स्ट्रेटेजीज, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम आने वाला था दैट इज शिवाजी महाराज का। तो शिवाजी महाराज जो उनकी भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी लेटर ऑन पढ़ेंगे दैट इज गोरिल्ला वॉरफेयर। He is considered as the inventor of the guerrilla warfare strategy across the world. But guerrilla warfare strategy perhaps we can say इनिशियल लेवल पे जो शिवाजी महाराज ने निकाली वो कहीं ना कहीं तो मुग़लों से ही इंस्पायर होके या फिर मुग़लों के इम्पैक्ट की वजह से ही आई कि अगर मुग़ल स्ट्रेटेजी से आ रहे हैं देन वाई आर वी गोइंग फॉर द ब्रेवरी, वी कैन ऑल्सो गो फॉर द स्ट्रेटेजी एंड दैट इज समथिंग वी कैन से वॉर स्ट्रेटेजी जो है अब ये बेसिकली इंडिया में आनी इलेबोरेट लेवल पे चालू हुई। एंड दैट सम्स अप द एंटायर पीरियड ऑफ बाबर। तो जो बाबर वाला जो पीरियड जो था इट वॉज सिग्निफिकेंट इन दिस एस्पेक्ट ओनली कि बाबर के पीरियड में एक फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल सल्तनत या फिर मुग़ल एम्पायर जो है बना। दिल्ली बिकेम द कैपिटल अगेन एंड दिल्ली के साथ साथ बंगाल एंड देयर आफ्टर फिर राजपूताना वाला एरिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाला एरिया सिक्योर हुआ। अगर आप कंपेयर भी करोगे देन ये सेम एरिया जो है अगर आपने देखा ये सेम एरिया ही एक ज़माने में इल्तुतमिश ने कैप्चर करके रखा था एंड फिर इल्तुतमिश के बाद इसके ऊपर एक इलेबोरेट फाउंडेशन जो है वो रखने का काम लेटर ऑन बालबान एंड बालबान के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक ये पूरा का पूरा जो सल्तनत बना था ये ब्रेक डाउन होना चालू हो गया। बट दिस इज़ रफ टेरिटरी जो इल्तुतमिश के पास भी थी एंड इल्तुतमिश के बाद जो प्रोसेस हुआ अब वही प्रोसेस इंडिया में वापस होने वाला था इन सक्सेसर्स ऑफ दी बाबर। तो बाबर का जो सक्सेसर था उसमें सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट नाम जो वो हुमायून का है। तो हुमायून इज बेसिकली सन एंड सक्सेसर ऑफ बाबर। हुमायून को बेसिकली बाबर को बेसिकली और भी बेटे थे, कामरान, अस्कारी एंड दराफ्टर हिंदल। बट हुमायून के पास थ्रोन गया बिकॉज हुमायून वॉज चोजन बाय बाबर हिमसेल्फ एंड हुमायून बेसिकली बिकम किंग एट अ वेरी यंग एज, हार्डली 23 ईयर्स ऑफ एज में ही बिकेम द किंग और द मुगल एम्पेरर। अर्लियर पीरियड में ही हैड बेसिकली टेकन पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एज आई टोल्ड यू काबुल प्रोविंस जो है या फिर काबुल कंधार जो है वो मुग़लों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट थी एंड जो बड़े बड़े किंग जो है वो हमेशा से इसके सूबेदार या फिर इसके गवर्नर रहे हैं। तो टॉकिंग ऑफ दिस काबुल एंड कंधार देन ये हुमायून भी इसका मुग़ल कमांडर रह चुका है। वैसे ही लेटर ऑन पीरियड में इवन वी कैन से शाहजहां एंड देयर आफ्टर इवन औरंगजेब and thereafter Bahadur Shah the first who became Mughal emperor in 1707 to 1712 AD। ये सारे जो है काबुल कंधार का जो प्रोविंस है या फिर काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस है वहाँ पे सूबेदार या फिर मुग़ल मिलिट्री कमांडर की तरफ रहे थे। तो ये वाले एरिया में ही वॉज बेसिकली वी कैन से कि ही हैड सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर। एंड उसके साथ साथ जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसमें जो राइट विंग का तुलगुम जो है वो हुमायून ने लीड किया था। तो हुमायून एट दैट टाइम वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड बट 18-19 साल की उम्र में ही हैड लेड दैट एंटायर रेजिमेंट ऑफ द राइट विंग तुलगुम जो बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने यूज़ किया था। तो मिलिट्री कमांडर के तौर पे भी ही वॉज सक्सेसफुल एंड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी वी कैन से ही वॉज सक्सेसफुल एंड दैट्स व्हाई हुमायून जो है ही वॉज अ सिग्निफिकेंट रूलर बिकॉज ही वॉज केयरफुली चोजन बाय बाबर एज हिज सन एंड सक्सेसर।
एंड बाबर ने कोई हवा में तीर नहीं मारे थे, बाबर ने मिलिट्री कैपेबिलिटी भी देखी थी। बैटल ऑफ पानीपत में हुमायूं हैड लेड अ कंटिजेंट ऑफ द तुलगुम फोर्सेस एंड thereafter he was very efficient administrator of the काबुल कंधार प्रोविंस एंड इन दैट कैपेसिटी। अब इसको वही वाला प्रॉब्लम था, इसके प्रॉब्लम जो है वो सेम थे एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली, कि एक जगह पे वो बंगाल वाला एरिया, एक जगह पे ये राजपूताना गुजरात वाला एरिया, ये वाले एरिया में जो रूलर बैठे हुए थे वो कॉन्स्टेंटली दिल्ली को परेशान कर रहे थे। एंड दिल्ली में बैठा हुआ रूलर कभी भी ये शांत बैठ ही नहीं सकता कि ये दो एरिया अपने अंडर नहीं है, बिकॉज यहाँ से कभी भी इन्वेजन हो सकता है एंड इन्वेजन इज़ नेवर गुड, एंड दैट्स आपको ये दोनों एरिया जो सबड्यू करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसने जो है अफगान वाले एरिया में फोकस किया। अफगान वाले एरिया में एट दिस पीरियड ऑफ द टाइम मल्टीपल छोटे अफगान मिलिट्री कमांडर थे। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो था वो शेर शाह का था। शेर शाह, जिनको शेर खान के नाम से भी जाना जाता है, तो ही वॉज द पर्सन who had basically started to rise to power during this period of time। 1530-1535 के बीच में शेर शाह की पावर बंगाल बिहार वाले एरिया में बढ़ रही थी। एंड एक फोर्ट चुनार नाम का एक फोर्ट है जो स्ट्रेटेजिक फोर्ट माना जाता है, ये चुनार नाम के फोर्ट पे शेर शाह सूर का राज भी था। तो शेर शाह रूसूर जो है उसने चुनार वाला जो फोर्ट है वो कैप्चर करके रखा था। तो हुमायूं ने पहले जौनपुर किंगडम जो है उसको अपने अंदर लाया एंड जौनपुर के साथ साथ बाद में चुनार के ऊपर भी अटैक किया। चुनार को एक सीज भी दिया, बट चुनार को जैसे ही सीज दिया देन गुजरात वाला प्रॉब्लम जो इसी टाइम पे बाहर आया। गुजरात का जो रूलर था ही वॉज बहादुर शाह एट दैट टाइम, एंड दिस बहादुर शाह ऑफ द गुजरात ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर। दिस पर्टिकुलर रूलर कंसिडरिंग कि भाई आगरा खाली है, आगरा दिल्ली वाला जो रूलर है हुमायूं वो बिहार बंगाल वाले एरिया में गया है, इसने नीचे से पहले मालवा पे अटैक किया, देर आफ्टर फिर चित्तौड़ पे अटैक किया एंड देर आफ्टर इवन रणथंबोर वाला एरिया जो वो भी अपने अंडर लेना चालू कर लिया। तो जैसे ही दिल्ली की तरफ ये राजा ये जो है दैट इज़ सुल्तान बहादुर शाह बढ़ा, तो हुमायूं जो है बेसिकली सीज ऑफ चुनार उसको छोड़ना पड़ा। तो एक एमिकेबल एग्रीमेंट वॉज रीच इन बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूर कि भाई पीसफुल रहेंगे, एंड शेर शाह सूर एक्सेप्टेड सुजराइनिटी ऑफ द हुमायूं। फिर हुमायूं ने बंगाल वाला एरिया छोड़ा एंड देर आफ्टर अपना सारा पावर जो है अब ये गुजरात वाले एरिया में हुमायूं ने लगाना चालू कर लिया। अब गुजरात वाला जो एरिया जो था उसमें वही पंगा था कि बहादुर शाह जो है टेकिंग एडवांटेज कि भाई दिल्ली में कोई नहीं है, वो चित्तौड़ वाले एरिया तक जो है पहुंच गया था। तो मालवा, राजस्थान, चित्तौड़ ये वाले एरिया जो उसने कैप्चर कर लिए। बट जैसे ही हुमायूं वापस आया, हुमायूं वापस आने के बाद बहादुर शाह वापस से गुजरात की तरफ चला गया एंड दैट्स फॉर सम पीरियड ऑफ द टाइम पीस प्रिवेल। एंड फिर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर के लिए हुमायूं ने अपनी पोजीशन जो है वो कंसोलिडेट करना चालू कर ली। सबसे पहले तो उसने एक नई सिटी बनाई दैट इज़ दीन पना। अगर आप आगरा में रह रहे हो तो आगरा के ऊपर अगर अटैक हुआ तो आपको एक फॉल बैक कैपिटल लगेगी दैट इज़ दीन पना। ये दीन पना सिटी जो आज की दिल्ली की जो पुराना किला वाला जो एरिया है वो वाली सिटी है। तो यहाँ पे इसने एक नई सिटी बनाई एंड ये नई सिटी जो इट विल एक्ट एज और इट वुड हैव एक्टेड एज अ फॉल बैक कैपिटल ऑफ द मुगल अगर आगरा के ऊपर साउथ से अटैक होता है तो दिस पर्टिकुलर दीनपना वाली सिटी उसने बनाई। बट जो बहादुर शाह जो था वो ऑब्वियसली अभी भी हुमायूं के अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसी कर ही रहा था एंड दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली हुमायूं डिसाइडेड कि जो पूरा का पूरा जो बहादुर शाह वाला किस्सा है इसको एक बार ख़त्म ही करते। तो 1535 से लेके 37 के बीच में हुमायूं अब दिल्ली से उतर के गुजरात की तरफ चल गया। पहले उसने फिर रणथंबोर, देर आफ्टर फिर चित्तौड़, देर आफ्टर फिर मालवा एंड देर आफ्टर गुजरात जो है एक एक करके सारे एरिया जो है कैप्चर कर लिए। एंड कैप्चर करने के बाद जो अपना भाई था अस्कारी, ये वही बंदा था जिसने बैटल ऑफ घाघरा खेला था, उसके हाथ में पूरा का पूरा ये एरिया दे दिया। बट अस्कारी वॉज नॉट अ गुड एफिशिएंट रूलर, उसके खिलाफ रिवॉल्ट हुए एंड रिवॉल्ट होने के बाद बहादुर शाह बिकेम द किंग ऑफ गुजरात अगेन। बट ये जो पूरा का पूरा सागा हुआ इन बिटवीन दिस 2 ईयर जो हुमायूं इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाया, उसमें वी कैन क्लियरली सी कि हुमायूं के हाथ में टेरिटरी तो नहीं आई, बट टेरिटरी भले ही नहीं आई, गुजरात का जो ये है बहादुर शाह वाला जो पंगा है या फिर बहादुर शाह वाला जो थ्रेट है वो वंस एंड फॉर ऑल हुमायूं के लिए ख़त्म हुआ। बिकॉज बहादुर शाह की पावर वॉज कंसिडरेबली वीकन, हिज इकोनॉमिकल पोजिशन वॉज कंसिडरेबली वीकन एंड अल्टीमेटली बहादुर शाह जो है ही नेवर कुड अगेन डेयर टू गो एंड अटैक दिल्ली। अल्टीमेटली बहादुर शाह के साथ जो हुमायूं का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका फ़ायदा किसी और रूलर ने उठाया, वही बिहार और बंगाल के अराउंड शेर शाह ने। तो अगेन इन बिटवीन दिस 2 ईयर जब दिल्ली से उठ के हुमायूं यहाँ पे गया
तो ये जो बिहार बंगाल वाले एरिया में जो शेर शाह बैठा हुआ था, उसने अपनी पोजीशन जो है कंसोलिडेट कर ली। एंड उसने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली तो क्या कर लिया, कंसोलिडेट करने के बाद अब वो बिहार के अराउंड के एरिया कैप्चर करना चालू कर दिया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1537 इट वॉज शेर शाह जिसने फिर पहले बिहार के अराउंड वाले एरिया जो है कैप्चर कर लिए, एंड फिर बंगाल वाला एरिया जो है वो भी कैप्चर करना चालू किया। ही अटैक बंगाल एंड डिफीटेड इट्स कैपिटल गौर। एंड जैसे ही बंगाल का फॉल हुआ, एंड ऑब्वियसली बिहार बंगाल में अब वापस से शेर शाह की पावर बढ़ी। हुमायूं कुड नॉट टेक इट लाइटली। तो हुमायूं 1537 में दिल्ली में आके बैठ गया था, बट फटाक से 1537 ऑनवर्ड ही वेंट टू द बिहार बंगाल वाला एरिया। एंड बिहार बंगाल वाले एरिया में जाने के बाद हिस्टोरियंस ऑफन क्रिटिसाइज हुमायूं फॉर दैट एस्पेक्ट कि हिस्ट्री से सीखते अलाउद्दीन खिलजी, बालबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, इतने बड़े बड़े रूलर भी ये एरिया को अपने अंदर नहीं रख पाए। उसका सेम रीज़न था जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूलर ऑफ बिहार या फिर बंगाल जो है आसाम की तरफ भाग जाएंगे एंड देयर आफ्टर आपको फ्लड में ट्रैप कर लेंगे। अब शेर शाह इस एरिया का था तो शेर शाह को वो स्ट्रेटेजी पता थी। अनफॉर्चुनेटली हुमायूं जो है ही गॉट हिमसेल्फ एंड हिज एंटायर आर्मी एंटेंगल्ड इन दिस एस्पेक्ट। तो जैसे ही हुमायूं इस पर्टिकुलर एरिया में आया, तो हुमायूं इस एरिया में आया तो शेर शाह पहले बंगाल की तरफ वापस भागा। बंगाल जो उसने वापस अपने अंदर ला लिया, तो हुमायूं इसके पीछे पीछे बंगाल आ गया। एंड जैसे ही बंगाल आया, शेर शाह को वही चाहिए था। फिर शेर शाह बंगाल की साइड से जो है आसाम की तरफ भाग गया, एंड फिर हुमायूं उसके पीछे पीछे आसाम की साइड में चला गया। एंड तब जाके अल्टीमेटली वी कैन सी इट वॉज अ ट्रैप जहाँ पे हुमायूं फंस गया। तो सबसे पहले मॉनसूनल पीरियड में एक बैटल ऑफ चौसा हुआ। बैटल ऑफ चौसा में अल्टीमेटली हुमायूं जो है फ्लड में ट्रैप हुआ। फ्लड से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा। उसके पीछे पीछे अब शेर शाह आया, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली कन्नौज या फिर बेलग्राम के अराउंड जो है एक और बेसिकली बैटल हुआ। और ये बैटल जो है वो भी एक हुमायूं के लाइफ की ट्रेजेडी थी कि हुमायूं जो एक्चुअली कुड नेवर रीच अप टू आगरा। अगर आगरा पहुंच जाता देन थिंग्स वुड हैव बीन वेरी मच डिफरेंट। आगरा वाला जो एरिया है उसने अपने एक और भाई दैट इज़ हिंदाल के अंडर दे के रखा था। एंड हिंदाल ने जैसे उसको पता चला कि हुमायूं भाई साहब जो है चौसा में हार गए हैं, उसने अपना इंडिपेंडेंस वहाँ पे प्रोक्लेम कर लिया। एंड उसने कभी भी आर्मी जो है बैटल ऑफ बेलग्राम में भेजी ही नहीं। तो एक सिग्निफिकेंटली कर्टेल्ड आर्मी के साथ हुमायूं हैड टू फाइट अ बैटल जिसमें शेर शाह की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हुमायूं लॉस्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर हुमायूं उसको अल्टीमेटली फिर आगरा जो है वहाँ पे कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। फिर कन्नौज से ये हारा। कन्नौज से नीचे फिर ग्वालियर वाले एरिया से गुजरात, रन ऑफ कच्छ, एंड फिर वहाँ से डायरेक्टली पर्शिया की तरफ हुमायूं भाग गया। ही रिमेन एज अ असाइलम और ही रिमेन एज अ पॉलिटिकल गेस्ट ऑफ द शाह ऑफ ईरान देयर आफ्टर बैटल ऑफ कन्नौज के बाद। तो ही रिमेन्ड इन ईरान टिल 1555 जब वो वापस आया और उसने सूर डायनेस्टी को जो हरा भी दिया। बट इन एनी केस हुमायूं के लिए इट वॉज अ ट्रेजिक पीरियड वी कैन से कि बैटल ऑफ चौसा एंड देयर आफ्टर बैटल ऑफ कन्नौज बेलग्राम जो है ये दोनों बैटल में वो हारा बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ऑफ एंटरिंग इनटू दिस बिहार बंगाल वाला एरिया जिसमें उसको उतरना ही नहीं था। पहला बैटल फ्लड में फंसने की वजह से हारा, एंड दूसरा बैटल अपने भाइयों के वजह से हारा। एंड दैट्स वाई फिर इस्लामिक सोसाइटी में इट वॉज ऑलवेज क्लेम कि आपके भाइयों को आप पहले मारो, कि अगर आपको सुल्तान बनना है तो, वरना यही भाई आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हुमायूं के लिए अस्कारी ने पहले गुजरात में प्रॉब्लम कर दिया, हिंदल ने बाद में दिल्ली में प्रॉब्लम कर दिया, एंड दैट वाज द रीज़न वाई हुमायूं गॉट डिफीटेड। अगर अपने भाइयों की जगह कोई अच्छा एबल मिलिट्री कमांडर बिठा देता यहाँ पे तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी मच डिफरेंट फॉर हुमायूं। बट इन एनी केस अल्टीमेटली गॉट डिफीटेड। शेर शाह का जो रूल है वो इंडिया पे आया, एंड हुमायूं जो है अल्टीमेटली फिर पूरे के पूरे ईरान वाले एरिया में भाग गया। बट सूर डायनेस्टी का जो पीरियड है इंडिया में जो आया वो भी कुछ ज़्यादा नहीं चला। एज आई टोल्ड यू 1555 में हुमायूं जो है ही रिटर्न टू इंडिया एंड ही रिकैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, एंड देयर आफ्टर उसका बेटा 1556 में अकबर जो है ही एज्यूम द थ्रोन। बट इन एनी केस वी कैन क्लियरली सी जो ब्रीफ स्पैन जो है जो सूर इंटररेग्नम के नाम से जाना जाता है, सूर डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। एंड वाई दिस पर्टिकुलर स्पैन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज इस स्पैन में वी कैन से कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो शेर शाह सूर ने लिए हुए थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेटर ऑन अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का फाउंडेशन बने। अब वो कैसे बने उसके ऊपर देखेंगे। तो ये जस्ट ब्रीफ है कि अर्लियर पीरियड में शेर शाह सूरी जो उसने क्या किया, कैसे उसने बिहार कैप्चर किया, कैसे बंगाल कैप्चर किया, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली कैसे
बैटल ऑफ चौसा एंड आफ्टर बैटल ऑफ बेलग्राम में इंडिया कैप्चर किया। तो मल्टीपल पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट उसने किए। जैसे ही ये बंदा फिर दिल्ली में बैठा 1540 में, तो दिल्ली में बैठने के बाद अगेन इसको भी वही प्रॉब्लम हुआ। ऑन वन हैंड राजपूताना गुजरात, ऑन दी अदर हैंड बिहार बंगाल वाला एरिया, एंड इन ऑर्डर टू डिफीट ऑल दिस एरिया फिर ये सारे बैटल जो है वो उसने खेले। बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज जो उसमें उसने पावर कैप्चर की, फिर मालवा जो है उसको इलेबोरेटली डिफीट किया, फिर मारवाड़ राजपूताना वाला एरिया भी इसने डिफीट किया, एंड आफ्टर फिर कलिंजार वाला एरिया जो उत्तर प्रदेश बिहार वाले एरिया में आता है वहाँ पे वापस से चला गया इन ऑर्डर टू डिफीट द लोकल रिवॉल्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट किल्ड इन कलिंजार। इट वॉज एन एक्सीडेंटल डेथ। इन्होंने एक माइन लगा के रखी थी एंड शेरशाह उसके ऊपर चला गया जो फूटी एंड शेरशाह उसमें मर गया। बट विद इन टाइम स्पैन ऑफ 5 ईयर 1540 से लेके 45 अगेन शेरशाह सूर को भी वही करना पड़ा जो बाबर को करना पड़ा कि भाई जो अपने आजू बाजू वाले एरिया वो सबड्यू करो, एंड यही प्रोसेस वापस से चली इवन फॉर दी शेरशाह। तो ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का एक राइटअप मैंने आपको दे के रखा है क्रक्स में, एक बार देख लेना, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस क्रोनोलॉजी याद रखो बिकॉज यूपीएससी एट द मोस्ट इसमें से क्रोनोलॉजी ही जो है वो आपको पूछेगा। देयर आफ्टर फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेर शाह जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नाउ टॉकिंग ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, देन शेर शाह ने जो मल्टीपल रोड जो है वो बांधे। सबसे पहले जो है शेर शाह का जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो हमेशा से ही सिग्निफिकेंट था। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपके बंगाल या फिर ढाका से जो है निकलता है चितगोंग वाले एरिया से, एंड फिर चितगोंग वाले एरिया से अल्टीमेटली एक कनेक्ट कहाँ पे होता है, देन ऑब्वियसली अट्टक वाले एरिया में जाके कनेक्ट होता है। तो एक ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पूरा का पूरा निकालने का काम जो इसने किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोड जो इसने बांधा था दैट वाज बेसिकली आगरा से लेके आसिरगढ़ वाला रोड इसने बांध के रखा था। तीसरा इंपॉर्टेंट रोड जो इसने बांधा था वो कन्नौज से लेके जोधपुर वाला रोड जो वो बांधा था, एंड आफ्टर चौथा इंपॉर्टेंट रोड जो था दैट वाज लाहौर टू मुल्तान। तो ये जो इंपॉर्टेंट रोड जो इसने बांधे दिस वर क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज ये सारे नाम जो मैंने आपको बताए ये सारे के सारे नाम इंडिया में आज भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन के नाम से मशहूर है, पाकिस्तान में भी। एंड ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जीटी रोड, आई होप अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो आपने जीटी रोड का नाम हमेशा सुना ही रहेगा। यही ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये शेर शाह सूरी ने ही अल्टीमेटली बांध के रखा था। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पूरा का पूरा इसने बांधा। देयर आफ्टर फिर नेटवर्क ऑफ सराइज इसने बनाई। सराइज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये सराइज जो होती है वो उस ज़माने के होटल हुआ करते थे। अब आप ट्रेड रूट बांध रहे हो, देन फिर जो राह चलते मुसाफिर है, ट्रैवलर्स है, बिजनेसमैन जो है, उनके लिए आपको हर एक इंटरवल के ऊपर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी बनानी पड़ती थी, उसको आप बोलोगे सराई। बट यही सराई लेटर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ की गई। हमने देखा था कि यही सराइज जो है उसमें इलेबोरेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक हुए। यही सराई में एक मॉस्क भी होगा, यही सराई में एक डाक या फिर बेसिकली डाक चौकी जो है वो भी होगी, एंड यही पर्टिकुलर सराई में आपके काजीज एंड मौलवीज जो वो भी बैठा करते थे। तो इट वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑल्सो, एंड इट वॉज ऑल्सो बेसिकली एन प्लेस वेयर बाय जो राह चलते मुसाफिर है और द ट्रैवलर्स जो है दे कैन टेक द रेस्ट। तो ये सराई जो है ये बनाने का काम जो है ये भी इसने किया। एंड हर एक सराई जो है ये सराई जो है बेसिकली इसका कंट्रोल के लिए एक हेड दैट इज शहना जो है वो भी इसने बना के रखा। देयर आफ्टर फिर मार्केट के डेवलपमेंट जो ये भी इसने करके रखा था। मल्टीपल मार्केट टाउन जिसको आप कस्बा बोलोगे ये भी इसने बना के रखे थे। तो कंट्रीब्यूशन जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में सिग्निफिकेंट है। जो पहले के ज़माने की डाक चौकीज़ जो थी ये डाक चौकीज़ भी इसने वापस बना दी। डाक चौकीज़ हमने देखा था कि इनिशियल लेवल पे अलाउद्दीन खिलजी एंड देयर आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आई। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे यही डाक चौकी में जो पूरा का पूरा मैसेज सिस्टम जो है वो चलता था, जिसके ऊपर एक इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन इब्न बतूता ने हमको दे के रखी है। देयर आफ्टर फिर कस्टम ड्यूटीज़ जो वो भी इसने लगाई। एंड कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पूरे के पूरे इंडिया में दो ही जगह पे फिर कस्टम ड्यूटी इसने लगाई। एक तो बंगाल वाले एरिया में या फिर इंडस रिवर के अराउंड, ये दो एंट्री पॉइंट है इंडिया के। एंड फिर यही दो एंट्री पॉइंट में आपको जो है पूरे के पूरे टैक्सेस जो है वो भरने पड़ते थे। तो अगर टैक्सेस की बात की तो इंटरनल टैक्सेस बाय एंड लार्ज ये लेता ही नहीं था फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बट एक्सटर्नल टैक्सेस थोड़े हैवी थे एंड वो सिर्फ दो ही जगह पे देने पड़ते थे। एंड देयर आफ्टर प्रोटेक्शन ऑफ द मर्चेंट जो है उसके लिए भी इसने मेजर लेके रखे थे। व्हाट वर द मेजर? तो लोकल लेवल पे जो विलेज लेवल के हेरिडिटरी चीफ्टेन हैं, राई, खूट, मुकादम, ये वाले जो लोग हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के
वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने का काम भी जो है शेरशाह सूरी ने किया था। अगर कोई भी मुकादम के अंडर अगर कोई भी मर्चेंट रॉब होता है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मुकादम की जो सामान चोरी हुआ है वो मर्चेंट को वापस देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो वो चोरी के जुर्म में वो मुकादम को ही पनिशमेंट हो जाएगी। तो एकदम सिवियर लॉज जो इसने इम्प्लीमेंट करके रखे थे, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे क्या हुआ, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रैवलर है वो बढ़ी। नाउ ये वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमने ये सुल्तान के टाइम पे भी देखा था कि जो सुल्तान के टाइम पे इल्तुतमिश एंड आफ्टर बालबान एंड आफ्टर इवन अलाउद्दीन खिलजी जो है, उन्होंने जो मल्टीपल रॉबर जो है उनके अगेंस्ट मोर्चे खोल के रखे थे। जैसे मेवाती हो सकते हैं, मियो हो सकते हैं, खोखार हो सकते हैं। ये सारी जो ट्राइबल पीपल थे, क्रिमिनल ट्राइब्स हुआ करती थी उस ज़माने की, तो ये सारे लोगों को सबड्यू करने का काम सुल्तान ने किया था। अब वही काम शेरशाह सूरी ने वापस किया कि भाई मैंने इतने बड़े रोड बांधे, रोड के साथ सराई बांधी, और अगर सिक्योरिटी ही नहीं दी तो फिर मर्चेंट कैसा आएगा, एंड मर्चेंट नहीं आया तो टैक्स कौन पे करेगा। तो टैक्सेस पर्पस के लिए सारे काम जो है करके रखे थे। एंड आफ्टर फिर तीनों टाइप की करेंसी, गोल्ड, सिल्वर एंड आफ्टर कॉपर जो है, ये इसने निकाल के रखी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन तो बाय एंड लार्ज सेम ही चलता था। तो सबसे पहले जो है सूबा के नीचे जो है एक तो शिक या फिर सरकार। हमने देखा था कि शिक एंड सरकार का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले के ज़माने में शिक ऊपर हुआ करता था एंड शिक के नीचे सरकार हुआ करता था, बट ये सरकार जो है एंड शिक लेटर ऑन एक ही एंटिटी बन गई। ज़्यादा एसल डिफरेंस जो इनमें नहीं दिखता है। एंड आफ्टर इनके नीचे जो है वो परगना होगा, एंड परगना के नीचे फिर अल्टीमेटली ग्राम, दैट इज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो वो होगा। तो बाय एंड लार्ज यही वाला सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है चला। एंड आफ्टर हर एक पर्टिकुलर प्रोविंस में एक रेवेन्यू एंड आफ्टर एक ये है दैट इज मिलिट्री हेड हमको दिखाई देते हैं। तो रेवेन्यू हेड एंड आफ्टर मिलिट्री हेड, उनके नाम हमने जो सल्तनत में देखे थे, बाय एंड लार्ज वही वाले नाम जो है वापस से चले। तो सूबा, शिक सरकार, परगना, विलेज। एंड अगर आपको हायरार्की लगानी है तो हमेशा याद रखना सूबा, उसके नीचे शिक, उसके नीचे सरकार एंड सरकार के नीचे परगना। तो ये वाली हायरार्की, इसका इवोल्यूशन हमने सल्तनत में देखा था, वही इन लोगों ने जो है अल्टीमेटली कंटिन्यू भी रखा। एंड देन आफ्टर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ही हार्क बैक टू अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन था, वही वाला एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने वापस से लाना चालू कर लिया। तो सबसे पहले असेसमेंट मेथड जो है वो इसने लगा दिए, एंड असेसमेंट मेथड के साथ साथ जो है नए रेटिंग सिस्टम जो है वो भी इसने लगा दिए। तो सबसे पहले जो है नई सिस्टम, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी की जो असेसमेंट मेथड जो है, ये वाली मेथड जो उसने वापस से री इन्वेंट कर ली इंडिया के लिए। मेजरमेंट ऑफ द लैंड जो है सबसे पहले लिए गए। मेजरमेंट ऑफ द लैंड के बाद जो है क्रॉप रेट जो है फिक्स किए गए। इनके क्रॉप रेट को रे बोला जाएगा। क्रॉप रेट फिक्स किए गए मतलब जितने भी क्रॉप उगाते हो, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, या फिर बेसिकली यू कैन टेक ऑनियन, या फिर से फॉर एग्जाम्पल कोई और क्रॉप, हर एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो है पहले एक रेट फिक्स किया गया। ये एवरेज रेट जो इसने जो फिक्स किए वाया हिज असेसमेंट मेथड, उसका 1/3 रेट जो है ये इसने वसूल करना चालू किया। तो जस्ट रिमेंबर इन वन लाइन कि 1/3 ऑफ द असेसमेंट रेट जो है ये इसने कलेक्ट करने चालू कर लिए। एंड देयर आफ्टर फिर इसने डिवीजन ऑफ द लैंड भी किया, गुड, बैड एंड देयर आफ्टर मिडलिंग। ये 3 टाइप के लैंड जो इसने बनाए, एंड तीनों टाइप के लैंड के ऊपर अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन अलग अलग तरीके का रेट जो है फिक्स किया। तो से फॉर एग्जांपल पोटैटो का रेट जो है गंगा यमुना डोब के लिए अलग था, एंड वही पोटैटो अगर हरियाणा वाले एरिया में होता है तो एरिड एरिया है तो वहाँ पे वो रेट जो है कम होगा। तो दिस इज़ द मेथड, और राई मेथड जो है इसने बनाई। देयर आफ्टर फिर मोड है जो पेमेंट का, वो कैश या फिर काइंड दोनों से होता था, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेट ऑलवेज प्रेफर्ड कैश। मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड में 2 नए डॉक्यूमेंट जो है हम लोग को इंडिया में वापस से दिखाई देते हैं, दैट इज पत्ता एंड देयर आफ्टर कबूलियत। तो जैसे ही असेसमेंट होगी तो आपको एक पत्ता दिया जाएगा। पत्ता मतलब पेड़, जिसके ऊपर लिखा होगा कि भाई आपके पास ज़मीन कितनी है, आपका नाम क्या है, एंड देयर आफ्टर रेट क्या है, मतलब आपको कितना पैसा जो है एज अ रेवेन्यू एट द ईयर एंड देना है। तो वो पत्ता आपके पास दिया जाता था, एंड देयर आफ्टर पीजेंट जो है उनसे कबूलियत ली जाती थी। मतलब अगर आपको पत्ता मिला, आप पीजेंट हो, आपको पत्ता मिला तो आपसे कबूलियत ली जाएगी, एंड कबूलियत में सेम चीज़ें लिखी रहती है, बस उसके नीचे जो है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका साइन लिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया कि भाई गवर्नमेंट ने आपको पत्ता दिया और आपको बोला कि भाई इतना इतना टैक्स आपको भरना है, इन रिटर्न आपने कबूल किया, कबूलियत दी कि भाई हम भरेंगे। तो एट अ ईयर एंड गवर्नमेंट ये कबूलियत लेके आएगा, आप वो पत्ता लेके आओगे,
दोनों के पत्ता कबूलियत मैच करने चाहिए पहले तो, एंड देयर आफ्टर मैच करने के बाद जो रेट होगा वो रेट आपको टैक्स में पे करना है। तो ये पत्ता एंड कबूलियत जो है, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड के एविडेंसेस भी हमको मिले हुए हैं, एंड देयर आफ्टर फिर एडिशनल टैक्स जो है वो भी इसने लगा के रखा था। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सीयर का टैक्स जो है, ओके, ये इसने लगा के रखा था। सीयर वॉज अ लोकल यूनिट ऑफ द करेंसी एट दैट टाइम। तो 2.5 सीयर का जो टैक्स जो है ये इसने लगा के रखा था फॉर पर बीघा एट अ लोकल लेवल फॉर द नेचुरल कैलामिटी। तो नेचुरल कैलामिटी आती है तो आपको 2.5 सीयर जो है वो देने पड़ेंगे। तो 2.5 सीयर मतलब 2.5 शेर। ये आपको पता होगा कि ये मेजरमेंट सिस्टम में जैसे किलो होता है, पाव शेर होता है, शेर होता है, तो ये शेर जो है वो 2.5 शेर जो है आपको बेसिकली देना पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्स फॉर द नेचुरल कैलामिटी। एंड देयर आफ्टर आर्मी जहाँ तक की बात है, तो आर्मी में जो ओल्ड वाली सिस्टम थी, कौन सी वाली थी ओल्ड वाली सिस्टम? देन अलाउद्दीन खिलजी का दाग एंड चेहरा सिस्टम, वही दाग एंड चेहरा सिस्टम ये वापस लेके आया और इसने कैंटनमेंट जो है वो भी बनाए। तो कैंटोनमेंट वाला पंगा हमेशा इंपॉर्टेंट है इंडिया में कि स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है इसने बना दी है ताकि फिर शेर शाह या फिर सूर डायनेस्टी को कोई भी खतरा जो है वो ना हो। एंड देयर आफ्टर जस्टिस सिस्टम की अगर बात करें, देन जस्टिस सिस्टम में कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ जो है वो किए, बट वो शेर शाह ने नहीं किए, शेर शाह के सक्सेसर जो थे इस्लाम शाह उसने किए। एंड देयर आफ्टर फिर काजीज जो है दे वेर अपॉइंटेड एट अ डिफरेंट प्लेस, बट बाय एंड लार्ज विलेज लेवल पे जो है हम लोगों को पंचायतन ज़मींदारी जो है वो हम लोगों को दिखाई देती ही है। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी एंटायर शेर शाह सूरी का जस्टिस एंड आर्मी सिस्टम। एंड देयर आफ्टर फिर शेर शाह सूरी का आर्किटेक्चर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। नाउ टॉकिंग ऑफ आर्किटेक्चर, बस कुछ कुछ मॉन्यूमेंट ही आप याद रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अकबर के टाइम पे लेटर ऑन वी आर गोइंग टू सी कि एक इलाबोरेट लेवल का अमेलगमेशन ऑफ द इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चर हुआ, बट ये ट्रू अमेलगमेशन तो सल्तनत के टाइम से ही आया था। वही अमेलगमेशन अब आपको सूर डायनेस्टी के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें दिखाई देता है। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारे मॉस्क, फोर्ट एंड सराय जो है बांधी, जिसमें बाय एंड लार्ज सल्तनत का जो आर्किटेक्चर हमने देखा था वैसे ही था। तो आपको आर्चेस दिखाई देंगे, देयर आफ्टर आपको डोम्स दिखाई देंगे, एंड देयर आफ्टर आपको मीनार भी दिखाई देंगे। तो यही वाला जो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस जो है ये इनमें आपको दिखाई देगा। फिर शेर शाह सूरी ने पुराना किला भी कंस्ट्रक्ट किया था। पुराना किला जो उसने कंस्ट्रक्ट किया वो दीनपना नाम की जो सिटी बनाई थी हुमायूं ने, उसको रेज डाउन करके उसी के जगह पे पुराना किला जो है बनाने का काम इसने किया। एंड देयर आफ्टर फिर मीनारेत वाला सिस्टम तो कंटिन्यू ही था, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो शेर शाह सूर का मौजोलियम, ये उसका ये है, दैट इज बेसिकली यू कैन से दैट उसका बेसिकली कब्रगाह वी कैन से वो है। एंड ये पर्टिकुलर जो मौसोलियम जो है इसमें यू कैन सी कि बहुत सारा जो इन्फ्लुएंस जो है वो आपको सल्तनत के आर्किटेक्चर का दिखाई देगा। तो सल्तनत के आर्किटेक्चर में जो था दैट इज़ 2 स्टोरी वाला मॉस्क जो सिकंदर लोदी में हम लोग को दिखाई दिया है। देयर आफ्टर फिर पॉइंटेड डोम जिसके ऊपर हम लोगों ने बात भी की हुई थी। देयर आफ्टर फिर मल्टीपल लेवल के जो मीनार जो है वो भी आपको दिखाई देंगे। एंड देयर आफ्टर एक एडिशन जो है इज बेसिकली द फ्लो ऑफ द वाटर। ये फ्लो ऑफ द वाटर जो है मोस्ट प्रॉब्ली बाबर का इन्फ्लुएंस है। बाबर जो है उसने इंडिया में मुगल गार्डन का कंसेप्ट जो है ये इम्प्लीमेंट किया था। ये मुगल गार्डन मतलब चारबाग सिस्टम। चारबाग सिस्टम जो है मुगल आर्किटेक्चर का हमेशा से बेस रहा है। कोई भी अगर आपने मुगल आर्किटेक्चर का प्लान देखा तो हमेशा स्क्वायर शेप में डिवाइडेड होता था। आर्किटेक्चर हमेशा एंड में रहेगा एंड उसके सामने आपको चारबाग दिखाई देगी। मतलब बेसिकली 2 कनाल होंगे, ये वाला एक कनाल, ये वाला एक कनाल, ये सारा पानी से भरा हुआ रहेगा। एंड देयर आफ्टर आपको ये और ये यहाँ पे गार्डन दिखेगा। एंड में जाके आपको क्या दिखाई देगा? देन एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो आप बेसिकली रेड फोर्ट का अंदर वाले स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, या फिर आप ताजमहल भी देख सकते हो, या फिर इवन यू कैन टॉक अबाउट फतेहपुर सिकरी का मल्टीपल आर्किटेक्चर। सब जगह पे आपको चारबाग के एलिमेंट मिलाई देंगे। तो चारबाग स्ट्रक्चर जो है वो बाबर का इंडिया में इन्वेंशन है, तो वही वाला हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे और इसके सामने जो आपको और जो है बेसिकली मिलेंगे। एंड देयर आफ्टर फिर सेंटर में जो है आपको क्या मिलेगा? देन मौजोलियम मिलेगा एंड आजू बाजू में पानी का फ्लो। तो वाटर आर्किटेक्चर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली बाबर ऑनवर्ड ही इंडिया में आया था, वाटर के ऊपर का आर्किटेक्चर। एंड ये वाला आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस जो है सिंस शेर शाह बाबर के बाद में ही इंडिया में आया था, तो उसमें भी हमको दिखाई देता है। तो आर्किटेक्चर, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, एंड दैट सम्स अप द एंटायर चैप्टर नंबर 12।
तो अब यही करेंगे कि अगले 6-7 दिन में एक एक चैप्टर करके आई एम गोइंग टू फिनिश इट अप। मैंने आपको बोला कि 12-13 तारीख तक मुझे टाइम देना, 12-13 तारीख तक जितने लेक्चर मेरे कंप्लीट होते हैं आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल ऑफ देम। एंड फिर अगर नहीं हुए तो 12 या फिर 13 तारीख तो बचा हुआ जो कंटेंट है डायरेक्टली आई विल बी अपलोडिंग। ओके, तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस आज के लिए। फिर विल मीट अगेन देन टुमारो। अगेन जाते जाते यू विल गेट द कंटेंट एट दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स। एंड अगर आपको कोई पर्सनल डाउट पूछना है देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेल मी, पर्सनली मैसेज कर लो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। देन विल स्टॉप टुडे, we'll meet again then tomorrow and we'll move to the next chapter। हर एक दिन एक एक चैप्टर है। I'll just wrap it up now। Okay, thank you so much guys, thank you। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।